नमस्कार साथियों, इंडियन इकोनॉमी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है भारत में प्लानिंग अर्थात आर्थिक नियोजन। भारत में प्लानिंग किस प्रकार आर्थिक योजनाएं, विकास कार्यक्रम चले हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे और उनका क्या उद्देश्य रहा है ये भी देखेंगे साथ में। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि आर्थिक नियोजन क्या होता है या इकोनॉमिक प्लानिंग है वो क्या होती है और भारत में इसका स्टार्टिंग कैसे हुआ। तो आज हम पढ़ेंगे भारत में आर्थिक नियोजन के बारे में। तो आर्थिक नियोजन क्या होता है, सबसे पहले तो नियोजन प्लानिंग अर्थात नियोजन का मतलब है प्लानिंग। कोई भी चीज़ होती है उसकी कुछ प्लानिंग की जाती है तो उसको एक तरह से नियोजन या उसका आयोजन के रूप में जाना जाता है। अब जब हम भारत में आर्थिक नियोजन की बात करेंगे तो उससे पहले अपन को थोड़ा सा प्लानिंग के बारे में जानना होगा कि प्लानिंग क्या होती है। नियोजन, प्लानिंग या नियोजन, तो नियोजन का मतलब है जो अपने संसाधन, रिसोर्सेज जो भी है उनका पहले पूर्वानुमान करना और उसके हिसाब से लक्ष्य तय करना, टारगेट फिक्स करना और उसको निश्चित समयावधि में प्राप्त करने का प्रयास करना। ये सब किस में आता है? प्लानिंग में आएगा। प्लानिंग अर्थात जो संसाधन हमारे पास में है उसका पूर्वानुमान करना कि ये संसाधन, रिसोर्सेज हमारे पास में है। फिर कुछ टारगेट फिक्स किए जाते हैं, लक्ष्य उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं और उनको एक निश्चित समयावधि में एक फिक्स टारगेट में, एक फिक्स्ड पीरियड में मतलब उसको प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। ये सारी जो प्रक्रिया होती है वो प्लानिंग या नियोजन कहलाएगी। तो भारत में भी अपन ने क्या, आज़ाद हुआ इंडिया, उससे पहले ही इस प्रकार की प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई थी एक तरह से। हालांकि वो सतही तौर पे थी, सरकारी तौर पे या उनको मतलब एक तरह से संस्थागत रूप से आकार उनको नहीं दिया गया था, लेकिन कहीं कहीं वैचारिक रूप से या इस टाइप से चीज़ें सामने आने लग गई थी। और जब देश आज़ाद हुआ, संविधान वगैरह लागू हो गया, सरकार अपने यहाँ की बन गई, उसके बाद में प्लानिंग नियोजन के लिए भी कार्य स्टार्ट किया गया। तो सबसे पहले तो इसका अर्थ अगर देखें आर्थिक नियोजन का, तो जो राज्य के अभिकरण अर्थात सरकार के द्वारा देश की आर्थिक संपदा अर्थात संसाधन जो है और सेवाओं की निश्चित अवधि हेतु जो आवश्यकताएं होती है उनका पूर्वानुमान लगा करके क्या किया जाता है इसमें नियोजन में। एक तो जैसे संसाधन है, जो साधन है हमारे पास में या संसाधन जो है उनका पूर्वानुमान किया जाएगा, जो संसाधन है उनका पूर्वानुमान किया जाएगा। फिर कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे कि ये लक्ष्य हमें क्या करना है, प्राप्त करने हैं, लक्ष्य निर्धारित करेंगे। साथ ही साथ उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक अवधि या एक फिक्स निश्चित अवधि में उनको प्राप्त किया जाता है। तो एक निश्चित अवधि भी होती है, निश्चित टाइम पीरियड होता है, तो उसको अपन निश्चित अवधि कह सकते हैं। उसको प्राप्त करने का प्रयास भी किया जाता है, और उसके बाद में उसका मूल्यांकन भी होता है, प्रयास किया जाता है। और उस प्रयास के तहत क्या लक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं, कौन से भौतिक लक्ष्य हमारे द्वारा प्राप्त कर लिए गए हैं, उसका मूल्यांकन भी होता है। उस मूल्यांकन के आधार पे उस नियोजन का या उस योजना का, उस कार्यक्रम का एक तरह से समीक्षा टाइप से की जाती है। देखते हैं कि हमने क्या क्या इससे प्राप्त किया है। तो ये सारी देश की आज़ादी के बाद में, जैसे देश आज़ाद हुआ 1947, तो 1 अप्रैल 1951 से हमने क्या किया, हमारे यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट की। क्या शुरुआत की अपन ने? पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की। पंचवर्षीय प्लान हमने 5 इयर्स पंचवर्षीय योजनाएं हमने क्या किया, स्टार्ट किया। और इन योजनाओं का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने कहाँ से अपनाया, ये शुरू किया। और इनका जो कॉन्सेप्ट था वो अपन ने पूर्व सोवियत संघ, आज का जो रूस है उसका पहले जो नाम था पूर्व सोवियत संघ, USSR बोलते थे उसको, USSR, यहाँ से अपन ने इसको अपनाया। वहाँ पे ये योजनाएं इस टाइप से चल रही थी तो अपन ने वहाँ से इसको अपनाया। अब भारत में एक क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछा जाता है कि ये जो प्लानिंग वगैरह शुरू हुई, योजनाएं वगैरह शुरू की गई, तो उस पे उसके वास्तुकार या उसके मतलब एक तरह से भारत में नियोजन के वास्तुकार, भारत में नियोजन के वास्तुकार, आयोजना या योजना जो बनी थी, ये 5 इयर्स प्लान जो बने थे, योजना के वास्तुकार या उनके मतलब एक तरह से कि किसने ये मतलब बना करके इस टाइप से इसका कर्ता धर्ता कौन थे, उसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो थे PC महालनोबिस।
इनको भी आगे डिटेल में अपन और पढ़ेंगे। तो इनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था और इनको भारत में नियोजन या योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, डिजाइनर। ये जो 5 ईयर्स प्लान भारत में अपनाए गए थे, उनके जो कर्ता धर्ता थे वो ये वाले विद्वान थे या अर्थशास्त्री थे, आर्थिक विशेषज्ञ थे इन्होंने। अब अपन ने जो योजना के लिए रणनीति अपनाई थी, जो हमारी स्ट्रेटेजी थी इनके लिए, नियोजन के लिए, वो क्या थी? क्योंकि देश जस्ट आज़ाद हुआ था 1947 में, क्या हुआ था? देश आज़ाद हुआ था और 200 सालों की गुलामी की वजह से क्या है, निर्धनता, बेरोजगारी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी। तो सबसे पहले क्या कि निर्धनता को समाप्त करना, अर्थात जो गरीबी है उसको समाप्त करने के लिए क्या अपनाया गया? प्लानिंग, नियोजन अपनाया गया। प्लानिंग, नियोजन अपनाया गया। इसी प्रकार बेरोजगारी को दूर करने के लिए, हालांकि ये दोनों ही चीज़ें आज तक अपन दूर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि निर्धनता, गरीबी भी आज भी खूब है, बहुत सारी है, और बेरोजगारी की समस्या से भी भारत है वो आज भी ढूंढ रहा है, मतलब जूझ रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये जो समस्याएं थी वो आज भी जस की तस बनी हुई है। कृषि और उद्योग का विकास सुनिश्चित करना, हाँ यहाँ पे कुछ हद तक अपन सक्सेस रहे, कुछ औद्योगिक विकास भी काफ़ी हद तक हुआ है और कृषि क्षेत्र में भी प्रोडक्शन वगैरह है वो काफ़ी हद तक बढ़ा है। ये और बात है कि कृषि क्षेत्र में जिस प्रकार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होना चाहिए था, सतत कृषि विकास होना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ है और असंतुलित कृषि विकास हुआ है। आधारभूत संरचना का विकास, यहाँ पे काफ़ी हद तक हम कामयाब रहे हैं, बहुत हद तक हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाने में कामयाब रहे हैं। सड़कें हैं, है ना, बिजली है, पुल वगैरह है ना, इस टाइप की चीज़ें अपन क्या है काफ़ी हद तक आज़ादी के बाद में काफ़ी लंबा रास्ता हमने इस मामले में तय कर लिया है। तो ये इस प्रकार की रणनीति बनाई गई कि हमको करना क्या है, नियोजन के माध्यम से हमको करना क्या है? तो गरीबी दूर करना, बेरोजगारी दूर करना, कृषि और उद्योग का विकास करना, आधारभूत संरचना है, जो आधारभूत ढांचा है उसको मतलब बनाना, रोडें वगैरह बनाना, सड़कें वगैरह बनाना, बिल्डिंग्स वगैरह है ना, ये सारी चीज़ें बनाना, स्वास्थ्य वगैरह, ये सारे इसके अंतर्गत आते थे। तो इनको अपन ने प्राप्त करने की प्रयास हमने किया और कुछ हद तक उसमें हम क्या किए हैं, सफल भी रहे हैं। अब थोड़ा सा पंचवर्षीय योजनाओं पे आने से पहले अपन जानेंगे कि ये जो हमारा नियोजन है, जो प्लानिंग है, उसकी कुछ पृष्ठभूमि क्या थी। ये जो नियोजन है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, आज़ादी से पहले ही मतलब एक तरह से इस पे बातचीत शुरू हो गई थी। नियोजन, इसकी पृष्ठभूमि पे चलते हैं, तो इसकी बैकग्राउंड में चलते हैं, थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं, क्योंकि देश तो आज़ाद 47 में हुआ, लेकिन उससे पहले ही कुछ इस टाइप की बातें होने लग गई थी कांग्रेस के माध्यम से, और कुछ बड़े जो उद्योगपति थे उनके द्वारा भी इस प्रकार के कुछ प्लान, छोटे मोटे प्लान वगैरह आने लग गए थे। तो कांग्रेस के द्वारा भी, कांग्रेस के स्तर पे इस प्रकार की बातें की गई जिसके माध्यम से नियोजन वगैरह की। इसके अलावा कुछ उद्योगपति थे, उस दौरान के जो उद्योगपति थे, बड़े बड़े उद्योगपति थे, उनके द्वारा इस प्रकार के कुछ प्लान वगैरह, नियोजन वगैरह की बात कही गई कि इनके माध्यम से भारत का क्या किया जा सकता है, मतलब इस प्रकार प्लान बना करके हम जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसका विकास कर सकते हैं। तो भारत में नियोजन का इतिहास, अर्थात थोड़ी पृष्ठभूमि पे चलते हैं अपन, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे चलते हैं कि भारत में नियोजन का जो इतिहास है वो क्या कहता है। तो सबसे पहले एक ये योजना आई थी, विश्वेश्वरैया योजना। विश्वेश्वरैया योजना, इस योजना में क्या था, भारत में नियोजन की आवश्यकता का पहला विवरण, यह पहला प्लान था, 1934 में रखा गया। और एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक थी, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था। क्या था किताब का नाम? प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये बुक है, ये क्या थी? बुक थी उनकी। और इस बुक में इन्होंने क्या कहा था कि भारत के लिए मतलब एक नियोजित अर्थव्यवस्था किस प्रकार बनाई जा सकती है, ये किताब थी। इसमें इन्होंने सबसे पहला विवरण, इसकी आवश्यकता, मतलब भारत में प्लानिंग की आवश्यकता का पहला विवरण है वो इनके द्वारा 1934 में दिया गया। किसके द्वारा? एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। इनके द्वारा भारत में प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नाम की एक किताब लिखी गई थी। उसमें सबसे पहले इन्होंने 1934 में, आज़ादी से काफ़ी पहले, इन्होंने क्या कहा, एक मतलब नियोजन की आवश्यकता के पे महत्व डाला या प्रकाश डाला। ये जो प्लान इन्होंने दिया था, ये प्लान क्या था? एक 10 वर्ष का प्लान था। ये कितने ईयर्स का प्लान था? 10 ईयर्स का प्लान था। इन्होंने अपनी किताब में इस प्लान के बारे में 10 ईयर्स का प्लान था।
और इस प्लान के बारे में इन्होंने क्या लिखा, कुछ बातें उसमें क्या क्या बातें इन्होंने शामिल की कि राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम जो है उसको दोगुना करना, नेशनल इनकम को दोगुना करना। कब? उस दौरान जो नेशनल इनकम थी 1934 में, उसको डबल करने की बात। कितने समय में? 10 साल में डबल करने की बात इन्होंने कही। इसी प्रकार औद्योगिक जो उत्पादन है उसमें वृद्धि करने की बात इन्होंने कही थी कि जो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उस दौरान हो रहा था उसको उसमें बढ़ाना या उसमें वृद्धि करना। साथ ही साथ लघु और बड़े जो उद्योग है उसमें सम्मिलित रूप से वृद्धि करना। कुल मिला के कहने का तात्पर्य या समझने की बात यह है कि एम विश्वेश्वरैया के द्वारा एक 10 वर्षीय प्लान की रूपरेखा अपनी पुस्तक प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया में रखी गई और ये पहला प्रयास था किसी भी भारतीय के द्वारा जब भारत में नियोजन अर्थात भारत में प्लानिंग की बात कही गई। मतलब भारत में पहली बार प्लानिंग किस प्रकार होनी चाहिए उसकी बात पहली बार इनके द्वारा कही गई। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि भारत में प्लानिंग अर्थात आर्थिक नियोजन की पहल किसके द्वारा की गई, तो सबसे पहले 1934 में एम विश्वेश्वरैया के द्वारा उनकी किताब प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया में हमें इसकी झलक देखने को मिलती है। समझ में आया? तो ये मतलब अपन थोड़ा सा इतिहास को जान रहे हैं कि ये बातें प्लानिंग की, भारत में नियोजन की बातें हैं कहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो ये अपन ने देखा कि ये यहाँ से 1934 में सबसे पहले, और ये किताब का नाम भी है वो भी अपन को पता होना चाहिए। तो ये बुक का नाम पता होना चाहिए 10 years। अब ये भी पूछ लेते हैं कई बार कि एम विश्वेश्वरैया के द्वारा जो प्लान पर मतलब रखा गया था या रूपरेखा जो रखी गई थी सामने, वो कितने साल का प्लान था? तो वो 10 years प्लान था। कितने ईयर्स प्लान था? 10 years का प्लान था और उसमें राष्ट्रीय आय को दुगुना करना था, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना था और जो उद्योग है बड़े और छोटे उद्योग उनको सम्मिलित रूप से वृद्धि करना था। फिर आगे चल करके कांग्रेस के स्तर पे एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। तो ये राष्ट्रीय नियोजन समिति का जो गठन हुआ था ये नियोजन की आवश्यकता से जुड़ी हुई बात थी। इस पे विचार करने के लिए एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा क्या किया गया? एक नियोजन समिति बनाई गई। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष बनाए गए जवाहरलाल नेहरू, बाद में जो भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे। इस समिति ने क्या कहा कि देश की आर्थिक समस्याओं से संबंधित सभी पहलुओं का अध्ययन किया गया। ये कांग्रेस के द्वारा गठित समिति थी। नेशनल मतलब एक तरह से प्लानिंग कमेटी है ना, नेशनल प्लानिंग कमेटी। तो ये नेशनल प्लानिंग कमेटी है, कांग्रेस के द्वारा गठित थी। कांग्रेस के द्वारा नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई। ये कमेटी बनी और ये कांग्रेस के द्वारा गठित की थी। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस के द्वारा गठित थी। अध्यक्ष कौन बने? नेहरू जी को अध्यक्ष बनाया गया, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने थे। अध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू। तो ये देखिए कांग्रेस के द्वारा एक समिति गठित की गई। उस समिति का नाम क्या था? नेशनल प्लानिंग कमेटी। ये समिति गठित की गई और इसको कार्य क्या दिया गया था कि भारत अब जब आज़ाद होने ही वाला है तो उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसका कैसे किस प्रकार हम विकास करेंगे, अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाएंगे, नियोजन हमारे नियोजन का जो प्लानिंग है उस प्लानिंग के बारे में इसको एक तरह से अध्ययन करना था, नियोजन के बारे में कि भारत के लिए नियोजन का क्या महत्व है और किस प्रकार हम इसको आगे अपनाएंगे। उस पे अध्ययन करके इस समिति को एक स्टडी करनी थी और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? इस समिति का जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। तो ये राष्ट्रीय नियोजन समिति 1938 के आसपास ने इसने गठन हुआ और उसी दौरान इसने अपनी रिपोर्ट दी थी नेहरू जी के अध्यक्षता में। तो ये भी इतिहास की बात हुई। अब आगे चल करके बॉम्बे प्लान, एक और प्लान आया बॉम्बे प्लान। ये बम्बई के उस टाइम का बम्बई, आज का मुंबई के 8 प्रमुख उद्योगपति थे। ये टाटा, बिरला वगैरह है ना, ये वाले उस दौरान के 8 बड़े उद्योगपति थे। उन्होंने 1944 में आरदीश्वर दलाल करके एक उद्योगपति थे, उनकी अध्यक्षता में बॉम्बे प्लान पेश किया। कौन सा प्लान? बॉम्बे प्लान पेश किया। बॉम्बे प्लान
बॉम्बे प्लान। और इसमें क्या था, बॉम्बे प्लान में क्या था, 8 उद्योगपति उस दौरान के 8 उद्योगपति थे, उनके द्वारा एक प्लान दिया गया, उनके द्वारा नियोजन से संबंधित एक प्लान दिया गया। अध्यक्ष कौन थे मतलब इसके प्लान के, वो थे आदर्शवर्ध दलाल, ये भी उद्योगपति थे, इनको अध्यक्ष बनाया गया। नाम क्या था प्लान का, बॉम्बे प्लान। और इसमें भी नियोजन की बात कही गई थी। इसमें भी क्या कहा गया था कि भारत में हम क्या करेंगे, भारत में नियोजन के माध्यम से हम आगे बढ़ना चाहिए। तो ये सब प्लान आए थे, लेकिन क्या हुआ था कि सरकार उस दौरान अंग्रेजों की थी, तो इन किसी भी प्लान पे कोई भी मतलब ये मूर्त रूप नहीं ले पाए थे। ये जरूर इन्होंने अपना खाका रूपरेखा जरूर सामने रखी थी एक तरह से, लेकिन किसी को भी लागू नहीं किया गया। फिर आगे चल करके एक गांधीवादी योजना भी आती है, गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर के एक गांधीवादी योजना भी पेश की गई। ये गांधीवादी आर्थिक चिंतन की विचारधारा का समावेश करते हुए श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 में ही ये भी 1944 का है, तो ये 1944 में एक प्लान रखा गया, उसको गांधीवादी योजना का नाम दिया गया। और ये गांधीवादी योजना क्या थी, ये गांधीवादी योजना थी, गांधी जी के जो विचार है, गांधी जी के विचारों से प्रभावित थी, गांधी जी के विचारों से प्रभावित। अब गांधी जी के विचार किस प्रकार के होते थे, जैसे ग्रामीण विकास की बात करते थे वो, है ना, स्वावलंबन की बात करते थे, स्वराज की बात करते थे, ग्रामीण कुटीर लघु उद्योग की बात करते थे। तो इस योजना में गांधीवादी विचार थे, जिसमें जैसे कृषि की बात की गई कि कृषि के बिना, है ना, गांव की बात की गई, क्योंकि गांव की बात की गई, गांव के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। गांधी जी का ऐसा मानना था कि भारत क्या है, गांव का देश है, तो गांव की बात की गई थी, है ना। इसी प्रकार पंचायती राज का, गांधी जी पंचायतों की बात करते थे, तो पंचायतों की बात की गई, है ना। इस प्रकार गांधीवादी जो विचार थे उन पे, इस पे फोकस रखा गया, उन पे। लेकिन अब संयोग देखिए, क्योंकि ये जितने भी प्लान आए थे ये आज़ादी से पहले आए थे। ये क्या है, इंडिपेंडेंस जो अपने को मिली थी 1947 में, उससे पहले के प्लान है सारे के सारे। उस दौरान अंग्रेजी सरकार थी, अंग्रेजों की सरकार थी, तो उसने क्या किया, इन किसी भी प्लान पे, किसी भी पार्ट पे या किसी भी रिकमेंडेशन पे क्या किया, कोई भी मतलब कार्य नहीं किया। इसलिए प्लान आकर के रह गए। कोई भी प्लान है वो मूर्त रूप नहीं ले पाया, कोई भी प्लान है वो मूर्त रूप नहीं ले पाया। क्यों? क्योंकि सरकार नहीं थी उस दौरान, मूर्त रूप किसी भी प्लान को नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि इन प्लानों को किसी को भी लागू नहीं किया जा सका, क्योंकि सरकार नहीं थी। सरकार विदेशी सरकार थी उस दौरान, भारत पे औपनिवेशिक शासन था, तो उन्होंने क्या किया, इन प्लानों पे कुछ भी ध्यान नहीं दिया। आगे चल करके जब आज़ाद हो गया देश, उसके बाद में जब ये चीज़ें वापस सोचा गया कि अब कैसे काम करना है, तब फिर इस पे आगे अपन डिटेल में अब पढ़ते हैं कि किस प्रकार आगे चीज़ें बढ़ी। एक जन योजना भी उसी दौरान आई थी, जन योजना पीपुल प्लान था, जन योजना पीपुल प्लान, पीपुल प्लान। तो ये भी उस दौरान 1945 में श्रमिक नेता थे, लेबर लीडर थे, एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था। एम.एन. रॉय के द्वारा ये दिया गया था। कौन सी? जन योजना। सेम चीजें थी लगभग। इनमें भी क्या था, इनमें भी जन योजना में भी क्या था, वही नियोजन की बात थी। इसमें भी क्या था, नियोजन की ही बात थी कि किस प्रकार नियोजन को, प्लानिंग को हमको अपनाना है, वो सारी, ये सब कुछ इसमें मतलब सारी चीज़ें शामिल की जाती थी। लेकिन ये कोई भी योजनाएं क्या है, फिर जयप्रकाश नारायण ने एक योजना पेश की थी, सर्वोदय योजना। उनका क्या है, सर्वोदय का कॉन्सेप्ट था ना, तो सर्वोदय की अवधारणा, सर्वोदय का मतलब है सबका उदय, सबका विकास, तो सबका उदय, सर्वोदय योजना 1950 में। ये आज़ादी के बाद में जयप्रकाश नारायण के द्वारा रखी गई एक योजना थी, सर्वोदय योजना के नाम से जानी जाती है। तो ये सर्वोदय का कॉन्सेप्ट भी किसके द्वारा दिया गया था, जेपी के द्वारा दिया गया था।
सर्वोदय का कॉन्सेप्ट भी जेपी के द्वारा दिया गया था। तो आप इसको डायरेक्ट इनसे लिंक करके देख सकते हैं कि ये योजना किसके द्वारा दी गई होगी। 1950 में दी गई, 1950 में, आज़ादी के बाद में। लेकिन ये जितनी भी योजनाएं अपन ने पढ़ी अभी, जैसे बॉम्बे प्लान हो, चाहे वो ये गांधीवादी प्लान हो, सर्वोदय हो, जन योजना हो, जितने भी प्लान थे किसी को भी मतलब मूर्त रूप नहीं दिया गया, क्योंकि औपनिवेशिक शासन था उस दौरान तक। क्या था? औपनिवेशिक शासन था। भारत में शासन किसका था? ब्रिटिश शासन था, औपनिवेशिक शासन था। उसने इन योजनाओं पे कोई कार्य नहीं किया। इसने क्या किया? इन किसी भी योजना पे, ये जितनी भी योजनाएं थी, इन प्लान्स पे क्या किया? कोई कार्य नहीं किया। इन प्लान्स पे कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, इन प्लान पे कोई भी मतलब लागू नहीं किया गया। तो ये क्या हुआ? कोई भी प्लान लागू नहीं हो पाया, क्योंकि सरकार किसकी थी? अंग्रेजों की सरकार थी। तो ये जितने भी प्लान थे वो सारे केवल कागजी बन करके रह गए, क्योंकि ये कागजों से बाहर आ ही नहीं पाए, मूर्त रूप ले ही नहीं पाए, लागू हो ही नहीं पाए। अब 50 तक अपन पहुंच गए। उसके बाद में अपन ने, जब सरकार अपनी खुद की बन गई थी आज़ादी के बाद में, तो अपन ने क्या किया? जैसा कि अपन ने पिछले अभी जिक्र किया था कि हमने नियोजन की आवश्यकता को महसूस कर लिया था, क्योंकि समस्याएं हमारे सामने बहुत सारी थी। आज़ादी के बाद में बहुत सारी समस्याएं थे। आज़ाद हुआ, आज़ादी के साथ ही हमको क्या मिली? बहुत सारी, आज़ादी के साथ ही हमन को बहुत सारी समस्याएं भी मिल गई। प्रॉब्लम हमारे पास में खूब सारी थी, क्योंकि अंग्रेज यहाँ पे शोषण करके ही गए थे, लूटपाट करके चले गए थे। तो जैसे गरीबी थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, है ना, गरीबी थी, बेरोजगारी थी, गरीबी थी, बेरोजगारी थी, आर्थिक विकास का अभाव था, विकास करना था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, है ना, ये तो कुछ भी नहीं था। कहने का मतलब आधारभूत ढांचा भी नहीं था। तो ये सब कमियां थी इस प्रकार की। इनको देख करके सरकार ने क्या किया? प्लान बनाया कि अब एक एक करके इन सबको एक साथ तो डील कर नहीं सकते, तो क्या किया जाए? जैसे कृषि के क्षेत्र में हमारे भूखमरी थी, तो भूख के लिए मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कृषि का विकास करना पड़ेगा, है ना। तो कृषि पे ध्यान दिया जाए। अब इतना संसाधन नहीं थे, इतने पैसे नहीं थे, इतनी पूंजी नहीं थी कि एक साथ सब में काम कर लिया जाए। तो सरकार ने क्या किया कि कुछ प्लान बनाया जाए। क्या किया जाए? प्लानिंग की बात कही। सरकार ने भी प्लानिंग की बात को मान लिया और प्लानिंग, नियोजन की बात को माना। और नियोजन, वैसे अपन ने पृष्ठभूमि में अभी जाना कि पहले से ही नियोजन को, कॉन्सेप्ट को वो मान ही चुके थे कि हमको इस टाइप से अपनाना है। आगे चल करके हमने क्या किया? 5 वर्षीय योजनाएं अपनाई। 1 अप्रैल 1951 से यूएसएसआर, पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित होकर के हमने क्या अपनाया? 5 वर्षीय, 5-5 साल के प्लान बना करके हमने 1 बाय 1 चीज़ों को करने की सोची। कि पहले जैसे कृषि का विकास करेंगे, दूसरे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में अभी अपन कि उद्योगों पे ध्यान दिया गया। तो इस प्रकार आगे चल करके इन सब पे क्या किया गया? इन सब को लागू करने की बात की गई। आज़ादी के बाद में हमारी जो स्वतंत्र भारत की जो गवर्नमेंट बनी, अपनी खुद की स्वदेशी गवर्नमेंट थी, उसने इन सब पे काम करने का प्लान बनाया। अब नियोजन या जो प्लानिंग होती है उसके प्रकार की बात करें कि किस प्रकार से वो प्लानिंग, तो एक तो होता है जैसे दृष्टि नियोजन। इसमें भारतीय योजना आयोग के अनुसार दृष्टि नियोजन एक लंबी अवधि के लिए अपनाए जाने वाले विकासों की एक खाका है, मतलब एक दीर्घकालीन जो योजना होती है उसको इस टाइप से, मतलब उसमें क्या किया जाता है? योजना बना दी जाती है और टारगेट, लक्ष्य फिक्स कर दिए जाते हैं और केवल उस पर मतलब नज़र बना के रखते हैं कि ये चीज़ें हो रही है कि नहीं हो रही है ना। बाकी निचले लेवल के जो अभिकरण है, ऑथोरिटीज़ है, उनको वो टारगेट दे दिए जाते हैं कि आप इसको लागू करिए। इसका क्रियान्वयन का काम निचले स्तर पर दे दिया जाता है। जैसे प्लानिंग, योजना आयोग ने क्या किया? एक प्लान बना करके सौंप दिया, पूरा देश के लिए एक प्लान बना करके राज्यों को सौंप दिया। अब राज्यों के जो अभिकरण है वो क्या करेंगे? उसको लागू करने का कार्य करेंगे और ये एक लंबा 5-7 साल का इस टाइप से प्लान हो सकता है। तो उसको दीर्घकालीन योजना के रूप में जाना जाएगा। वो लंबे समय की योजना होती है। दूसरा जो प्लानिंग का प्रकार वो ये हो सकता है कि परिचयात्मक नियोजन। इस प्रकार के नियोजन में आर्थिक समृद्धि और विकास के मात्रात्मक लक्ष्यों के साथ साथ परिचयात्मक आर्थिक नीतियों की घोषणा की जाती है और नियोजन के लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। अब जैसे अपने 5 ईयर्स प्लान जो थे वो इसी प्रकार के प्लान थे।
फाइव ईयर्स प्लान जो अपन ने अपनाए थे वो इसी प्रकार के थे। 5 साल की एक लंबी अवधि के लिए अपन ने क्या किया, टारगेट फिक्स करके राज्यों को सौंप दिया। पूरे देश के लिए एक ही साथ प्लान बनता था, तो वो इस प्रकार का था। उस पर केंद्र सरकार क्या करती थी, केंद्र सरकार लागू नहीं करती थी, केवल बजट देती थी और वो फिर केवल उस पर नज़र बना कर रखती थी कि चीज़ें हो रही है कि नहीं हो रही है, केवल इतना। तो वो दृष्टि नियोजन एक तरह से, या इसको एक तरह से निर्देशित टाइप से बोल सकते हैं, डायरेक्शन दिया जाता था, केवल वहाँ से लागू करने का काम निचली इकाइयों का हुआ करता था। परिचयात्मक नियोजन में एक तरह से आर्थिक विकास या आर्थिक समृद्धि के जो क्वांटिटेटिव लक्ष्य होते हैं वो तो रखे ही जाते हैं, साथ ही साथ कुछ इस प्रकार की परिचयात्मक आर्थिक नीतियों की भी घोषणा की जाती है जिसमें नियोजन के लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। तो ये प्लानिंग के प्रकार या नियोजन के टाइप्स की बात की अपन ने। तो इस प्रकार 2 तरीके से हो सकते हैं, जैसे योजना आयोग अपन ने बनाया था, अभी आगे पढ़ेंगे। योजना आयोग बना था, योजना आयोग योजनाएं जब लागू हुई तो योजना आयोग अपन ने बनाया, और इसके द्वारा क्या किया जाता था, इसके द्वारा जब पंचवर्षीय योजनाएं वगैरह बनाई जाती थी, योजना वगैरह का निर्माण किया जाता था, और उन योजना को फिर योजना का निर्माण होता था, राष्ट्रीय विकास परिषद के माध्यम से उसकी स्वीकृति होती थी, और फिर राज्यों के द्वारा क्या किया जाता था, योजना का फिर क्रियान्वयन होता था, है ना। योजना का निर्माण करके फिर उसको लागू किया जाता था। तो इस प्रकार नियोजन के प्रकार है, वो दृष्टि नियोजन कह सकते हैं एक को परिचयात्मक नियोजन के रूप में जाना जा सकता है। अब भारत में जो अपन ने प्लानिंग अपनाया उससे फायदा क्या क्या हुआ, अभी अपन आगे पूरे 1 से 12 प्लान जो चले थे अपने पंचवर्षीय योजनाएं वो भी देखेंगे। उनकी जैसे क्यों अपनाया वो तो अपन ने जान लिया, पहले या वापस देख लेते हैं एक बार। क्यों अपनाया अपन ने नियोजन को, क्यों अपनाया, तो वो अपन ने जान लिया कि अपने यहाँ पे समस्याएं खूब थी, है ना। जैसे समस्याएं क्या थी, गरीबी थी, तो गरीबी को दूर करने के लिए, बेरोजगारी थी, तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए, विकास नहीं था तो विकास करने के लिए, भूखमरी थी तो भूख को खत्म करने के लिए, भूखमरी के खत्म करने के लिए, जैसे कृषि का विकास वगैरह, औद्योगिक विकास, उद्योग वगैरह नहीं थे, उद्योग की स्थापना वगैरह करना, है ना। फिर आधारभूत ढांचा नहीं था हमारे पास में, सड़क बिजली पानी वगैरह नहीं था, तो आधारभूत ढांचा का विकास करना, इन सब के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अपन ने क्या किया, नियोजन को अपनाया, अर्थात प्लानिंग को अपनाया। अब प्लानिंग से हमें क्या क्या उपलब्धियां मिली वो देखेंगे थोड़ा सा, कि इसकी जो अचीवमेंट क्या रही या हमने क्या पाया वो देखें। तो राष्ट्रीय जो आय थी हमारी उसमें वृद्धि हुई। पहली क्या है, नेशनल जो इनकम थी उसमें हमारे मतलब बढ़ोतरी हो गई, एक तरह से नेशनल जो इनकम थी उसमें बढ़ोतरी हुई, तो नेशनल इनकम हमारी बढ़ गई। प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम है, वो भी बढ़ गई। प्रति व्यक्ति आय जो थी, क्योंकि नेशनल इनकम में वृद्धि हुई है तो डेफिनेटली पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी, वो बढ़ गई। पूंजी निर्माण की एक जो दर होती है उसमें वृद्धि हुई। पूंजी निर्माण जरूरी है, पूंजी निर्माण होगा अगर आपके पास में, तभी क्या होगा, निवेश होगा, और निवेश होगा तभी आगे क्या होगा, रोजगार होगा। निवेश, रोजगार, ये सारा सब कुछ पूंजी निर्माण पे निर्भर करता है ना। उत्पादन वगैरह सारी जितनी प्रक्रिया होती है वो पूंजी निर्माण, आप कितना पूंजी निर्माण करते हैं उसी पे, और उत्पादन होगा उसी से आगे वितरण होगा, उसी से आगे उपभोग होगा, और पूरा वो आर्थिक सर्किल होता है वो चलने लग जाता है। तो पूंजी निर्माण की जो दर थी उसमें वृद्धि हुई हमारे पास में। कृषि क्षेत्र में सुधार हुआ, संस्थागत सुधार हुए, तकनीकी परिवर्तन हुए, भूमि सुधार किए गए, काश्तकारी सुधार किए गए, साथ ही साथ हमने संस्थागत परिवर्तन हुए, इस प्रकार के टेक्निकल परिवर्तन भी हुए। पहले जैसे कृषि है वो बैलों के माध्यम से, है ना, होती थी, बाद में ट्रैक्टर वगैरह, है ना, यंत्रीकरण कृषि में बढ़ा, तो इस प्रकार के परिवर्तन हुए। उद्योगों का विकास हुआ और विविधीकरण हुआ। उद्योग थे, छोटे कुटीर उद्योग थे जो कि औपनिवेशिक शासन के दौरान खत्म हो चुके थे, लगभग उनका वापस विकास किया गया। बड़े उद्योगों की स्थापना सरकार के द्वारा इसके माध्यम से की गई नियोजन के दौरान।
फिर जो उद्योग थे उनका विविधीकरण भी हुआ, अलग अलग प्रकार के उद्योग लगे, अलग अलग किस्म की प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, जैसे लोहा इस्पात उद्योग हुआ, एल्यूमिनियम उद्योग हुआ, सूती वस्त्र उद्योग हुआ, ऊनी वस्त्र उद्योग हुआ, रेशम उद्योग हुआ। तो उद्योगों का क्या हुआ, विविधीकरण भी हुआ, उनका विस्तार भी हुआ, उनका विकास भी हुआ। साथ ही साथ बुनियादी जो ढांचा होता है, आर्थिक जो आधारभूत संरचना होती है सबसे जरूरी होती है। बिजली, क्योंकि बिजली के बिना उद्योग नहीं चलेंगे, बिजली जरूरी हो जाता है। सड़क जरूरी होता है कच्चा माल वगैरह लाने के लिए, है ना, सड़क जरूरी होता है, पानी जरूरी होता है। ये सारी चीज़ें जो आधारभूत संरचना के लिए जरूरी होती है, इनका विकास हुआ धीरे धीरे। सामाजिक आधारिक संरचना का भी विकास हुआ। सामाजिक आधारिक संरचना में क्या आएंगे, जैसे एजुकेशन का विकास हुआ, एजुकेशन का विकास हुआ। इसी प्रकार हेल्थ केयर है उसका विकास किया गया। तो इस प्रकार धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों का जो स्वास्थ्य वगैरह है वो भी, उनका काम करने की क्षमता वगैरह वो भी बढ़ी, स्किल भी बढ़ी। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे किससे अपन को मिली, नियोजन से, प्लानिंग से। हमने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की, जो प्लानिंग हमारे द्वारा लागू की गई उनके माध्यम से हमने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की। तो ये उपलब्धियां इनके माध्यम से हमको प्राप्त हुई। क्या क्या मिला अपन को, राष्ट्रीय आय बढ़ गई। राष्ट्रीय आय बढ़ने से क्या हुआ, पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ गई। पूंजी निर्माण की जो रेट होती है उसमें वृद्धि हुई, उसकी वजह से निवेश में वृद्धि हुई, रोजगार सर्जन हुआ, उत्पादन बढ़ा, लोगों का जीवन स्तर बढ़ा, है ना, ये सारी चीज़ें हुई। फिर रोजगार वगैरह बढ़ा, उद्योगों का, कृषि क्षेत्र का विकास हुआ, बुनियादी ढांचे का विकास हुआ, सामाजिक आधारिक संरचना का विकास हुआ। तो ये सारी चीज़ें हमने नियोजन के माध्यम से उपलब्धियों के रूप में प्राप्त की। अब ये इतने सारी उपलब्धियों के बावजूद प्लानिंग जो है हमारी वो कहीं ना कहीं फेलियर कर गई। कहीं ना कहीं क्या है, पूरी तरह से सफलता नहीं मिली, कुछ फेलियर कर गई। उसकी असफलताओं की बात करें तो क्या क्या असफलताएं थी उसकी, या पूरी तरह से वो सफल क्यों नहीं हो पाई उसकी बात करें तो जैसे अपन ने उसकी मतलब जो अपन ने क्यों अपनाया, वहाँ पे देखा, या आवश्यकता की बात की थी कि आवश्यकता क्यों पड़ी अपन को, आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना, उसकी बात की अपन ने। तब अपन ने बात की थी गरीबी की। किसकी बात की थी, गरीबी की, गरीबी की बात की, बेरोजगारी की बात की थी अपन ने। ये समस्या आज भी भारत में जस की तस बनी हुई है, आज भी बेरोजगारी जस की तस बनी हुई है और गरीबी भी बनी हुई है। जिस प्रकार का आधारभूत ढांचा की आवश्यकता होती है एक विकसित अर्थव्यवस्था के लिए, वो आज भी हमारे लिए सपना बना हुआ है। आज भी हम क्या है, विकासशील के रूप में ही है। तो बेरोजगारी की समस्या जो कि उस दौरान थी वो आज भी वैसी की वैसी है। योजनाओं के दौरान अधिक से अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन करने के बावजूद बेरोजगारी की समस्या कम नहीं हुई है। आज भी बेरोजगारी की समस्या हमारे सामने वैसी की वैसी बनी हुई है। इसी प्रकार अपूर्ण आधारिक संरचना, जो आधारभूत ढांचा होता है किसी भी देश के लिए जरूर होता है, बुनियादी ढांचा, बिजली, पानी, ये सड़कें वगैरह, बुनियादी जो ढांचा होता है वो विकास के लिए जरूरी होता है। और आज भी हम क्या है, उसकी कमी से जूझ रहे हैं। पूरी तरह से सफिशिएंट आधारभूत ढांचा आज भी हम लोग नहीं खड़ा कर पाए हैं। सड़कें गाँव में आज भी टूटी फूटी है, या बन भी जाती है तो कहीं न कहीं मतलब जैसे बरसात में टूट जाती है, कहीं नदी आ जाती है तो वहाँ पे पुल की अभाव है ना। हिमालय क्षेत्र रीजन में सड़कें वगैरह नहीं है। बहुत सारे ऐसे रीजन है जहाँ पे आज भी गाँव ढाणियों में सड़कें वगैरह नहीं है। तो इसका विकास हुआ जरूर है, डेवलपमेंट तो हुआ है, सड़कें भी बनी है। आधारित संरचना में क्या क्या आ जाएगा, जैसे रोड आ जाएगी, है ना, रोड आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली आ जाएगी। बिजली आज भी पूरी नहीं है। अभी जैसे थोड़े टाइम पहले कोयले का संकट था, कटौती हो रही थी बिजली की, तो वो आज भी कमी है इसकी, है ना। बिजली है, रोड है, वाटर है, पानी है, जल की भी प्रॉब्लम है। गर्मियों में तो अक्सर जल की, पानी की समस्या हो जाती है। तो उद्योग धंधों में अगर ये पानी नहीं पहुंचेगा तो वहाँ पे प्रोडक्शन कैसे होगा, इन सब की कमी है। साथ ही साथ रेल की बात की जाए जैसे, तो जितनी रेलवे का होना चाहिए वैसा विकास नहीं है। एयरपोर्ट वगैरह का उतना विकास नहीं है जितना होना चाहिए। देश की
है ना, पोर्ट्स वगैरह, बंदरगाह वगैरह है, उनका भी अपर्याप्त विकास है। तो कहने का तात्पर्य है कि जितनी आधारिक संरचना हमारे पास में होनी चाहिए विकास के लिए, जितनी जरूरी होती है, वैसा आज भी हम आधारभूत ढांचा निर्मित नहीं कर पाए हैं। मतलब 51 से लेकर के आप देख लीजिएगा लगभग 70 साल होने को आए हैं। इन 70 साल में भी हम क्या है, पूरा आधारित ढांचा है वो नहीं बना पाए। दंडनीय निर्धनता, जो गरीबी है, मतलब निर्धनता है, वो आज भी हमारे पास में वैसी की वैसी है। नियोजन का केंद्रीय विषय था ये गरीबी दूर करना, और बहुत सारी गरीबी उन्मूलन, गरीबी दूर करना, बहुत सारी सरकारों ने इस पे नारा स्लोगन लगा करके सरकारें बना ली पार्टियों ने। इंदिरा गांधी के समय 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा ही ये था कि गरीबी हटाओ। वो आज भी लोग, मतलब चीज़ें वही है, आज भी थोड़ी बहुत हेर फेर के साथ में चीज़ें क्या है वो कि वो है गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। आज भी गरीबी नहीं हट पाई है। लगभग भारत की जनसंख्या का 21.9% भाग अभी भी निर्धनता रेखा से जीवन, मतलब बीपीएल के रूप में वो होता है, एक तरह से बीपीएल। तो ये मतलब कहने का ये है कि निर्धनता रेखा जो है, बिलो पॉवर्टी लाइन जो है, वो उस टाइप से लगभग 22% लोग आज भी उसमें है। अब जैसे कोविड जैसी सिचुएशन बनी तो इसने क्या किया, और वापस लोगों को क्या किया है, कोविड जैसी सिचुएशन बनी, इसने क्या किया है, और लोगों को गरीब कर दिया है। तो गरीबी आज भी हमारे सामने एक केंद्रीय विषय बना हुआ है। हमारी प्लानिंग का पहले भी मूल विषय था कि गरीबी निवारण करना, गरीबी को दूर करना, लेकिन आज भी वो नहीं हो पाया है। तो ये जितनी भी अपन चीज़ें की, बेरोजगारी है, पूर्ण आधारिक संरचना, ये निर्धनता वगैरह है ना, ये सारी की सारी क्या है, फेलियर है हमारी, जो मतलब एक तरह से ये मुख्य फेलियर है। बाकी तो छोटी मोटी और भी है, लेकिन ये 3-4 चीज़ें तो आज भी हमारे सामने क्या है, वैसी की वैसी है। जैसी 1951 में अपन ने जब योजनाएं शुरू की तब ये समस्याएं वैसी की वैसी थी। कौन सी, ये तीनों समस्याएं, और आज भी वैसी की वैसी खड़ी है। गरीबी भी उस दौरान भी थी, आज भी गरीबी की समस्या है। बेरोजगारी उस दौरान भी थी, आज भी है। तो ये फेलियर हो गई अपनी, इसमें नियोजन का जो कॉन्सेप्ट था उसकी फेलियर हो गई। इसी प्रकार बुनियादी ढांचा बना है हालांकि, लेकिन आज भी उस टाइप का नहीं है कि पूरी तरह से मतलब अपन उसके साथ संतुष्ट हो जाएं और आर्थिक विकास पे हम मतलब स्पीडली आगे बढ़ सके। तो ये सारी समस्या 1951 में भी थी, और अब 51 से लेकर के आज भी 2022 में भी ये समस्याएं देश के सामने मुंह बाए खड़ी है। तो कहने का मतलब जब अपन ने नियोजन शुरू किया था तब भी ये समस्याएं थी, और आज भी ये हमारे सामने समस्या बनी हुई है। अब आगे अपन देखेंगे कि किस प्रकार मतलब नियोजन जो था उसको लागू करने के लिए, या आर्थिक जो अपना आयोजना थी उसको लागू करने के लिए क्या क्या संस्थागत प्रयास सरकार के द्वारा किए गए, उनके बारे में जानेंगे। तो योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, सबसे पहले योजना आयोग का गठन किया गया। कैसी नियोगी समिति बनी थी, एक दल बना था, उनके सिफारिश पे 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया, और उस प्रस्ताव के आधार पर क्या बनाया गया, योजना आयोग बनाया गया, प्लानिंग कमीशन बनाया गया। प्लानिंग कमीशन बनाया गया, प्लानिंग कमीशन बनाया गया। और ये जो योजना आयोग बना था, इसका उद्देश्य क्या था, अपनी जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उनको लागू करना, उनको बनाना और उनको लागू, मतलब बना करके राज्यों को देना, राज्य फिर लागू करते थे। अब ये किस प्रकार की संस्था थी, ये एक तरह से संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं था, कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं था, संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से बनी। तो ये एक तरह से संवैधानिक नहीं थी, ये संविधानेतर संस्था थी। किस प्रकार की संस्था थी, संविधानेतर, संविधान के बाहर जाकर के, या मतलब इसको गैर संवैधानिक भी कह सकते हैं एक तरह से। तो संविधानेतर संस्था थी जिसका संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं था। इसका ये एक तरह से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, संविधान में इसका उल्लेख नहीं मिलता था, संविधानेतर संस्था थी, संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं था। इसके आयोग का अध्यक्ष कौन होता था, इसका पदेन अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री को बनाया गया, पीएम होता था। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। इसका जो ये प्लानिंग कमीशन होता था, इसका
एक तो अध्यक्ष होता था, अध्यक्ष हमेशा कौन बना था, पीएम ही बनता था। अध्यक्ष हमेशा कौन बनता था, प्रधानमंत्री बनता था। एक उपाध्यक्ष होता था जो इसका सारा कामकाज देखता था, वो जनरली विशेषज्ञ टाइप से कोई व्यक्ति होता था। वो क्या होता था, आर्थिक विशेषज्ञ टाइप का कोई विद्वान या विशेषज्ञ हुआ करता था, वो इसका कामकाज सारा देखता था। तो ये प्लानिंग कमीशन बनाया गया और इसका काम क्या था, योजना बनाना। इसका काम क्या था, इसका काम था योजना बनाना। तो इसका कार्य था योजना का निर्माण। जो अपनी पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी उसका निर्माण करना, कि उसमें क्या क्या टारगेट सेट किए जाए, वो कार्य इसको दिया गया और इसके माध्यम से हमने योजना का कार्य शुरू किया। तो कार्य इसके माध्यम से इसको कार्य क्या दिया गया था, योजना का निर्माण करना और उसको पूरे देश के लिए फिर आगे लागू करने के लिए राज्यों को सौंपना। योजना का प्रमुख कार्य का जो पंचवर्षीय योजनाएं हमारी थी उनको बनाना और इसका आर्थिक जो शुभारंभ है वो 1 अप्रैल 1951 से शुरू कर दिया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना के साथ ही प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुई। इसी के साथ अपने यहाँ पे प्लानिंग भी स्टार्ट हो गया। इसी के साथ में क्या हुआ, प्लानिंग या नियोजन है वो भी स्टार्ट हो गया। भारत में नियोजन का स्टार्ट अगर पूछा जाए तो तारीख क्या आ गई, ये वाली तारीख होगी 1 अप्रैल 1951 से भारत में नियोजन या प्लानिंग की शुरुआत हो गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना के साथ इसकी शुरुआत हुई। अब इस योजना का अनुमोदन केंद्र सरकार ने किया और राष्ट्रीय विकास परिषद उस दौरान गठित नहीं हुई थी। ये दो संस्थाएं थी, एक तो योजना आयोग था, एक एनडीसी थी। तो एनडीसी उस दौरान गठित नहीं हुई थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उस दौरान गठित नहीं हुई थी, क्योंकि इसका गठन है 1952 में जाकर के होगा। तो पहली पंचवर्षीय योजना का इसका एनडीसी का कार्य क्या था, बाद में आगे चल करके एनडीसी बनाई गई, आगे चल करके क्या बनाई गई, एनडीसी बनाई गई। एनडीसी का गठन किया गया और इसका कार्य क्या था, जो प्लान बनता था उसका अनुमोदन करना, उसका प्लान का अनुमोदन करना। कहाँ ये ठीक है, प्लान बनाता तो कौन था, प्लान बनाने का कार्य तो योजना आयोग के पास में था, लेकिन उसका अनुमोदन किसके द्वारा होता था, एनडीसी के द्वारा हुआ करता था। एनडीसी का गठन है 1952 में होगा और वो उसमें फिर राज्यों के मुख्यमंत्री वगैरह भी शामिल किए गए थे। तो एनडीसी का कार्य था उसका अनुमोदन। लेकिन पहली पंचवर्षीय योजना तो 1951 में स्टार्ट हो गई थी, लागू हो गई थी, 1 अप्रैल 1951 में यहीं पे लागू हो गई थी। तो इस दौरान तो एनडीसी का गठन हुआ नहीं था। तो अब आपसे पूछे अगर कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन किसने किया था, तो पहली पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन किसने किया था, केंद्र सरकार के द्वारा किया गया, क्योंकि एनडीसी उस दौरान गठित नहीं हुई थी। एनडीसी का गठन 1952 में होता है, ये 1952 में बनेगी। एनडीसी का गठन है वो 1952 में होता है। तो पहली पंचवर्षीय योजना है उसका अनुमोदन केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। अब आगे चल करके इसने क्या किया, योजना आयोग और इन्होंने क्या किया, एक से मतलब कितनी योजनाएं चली, 1 से लेकर के 12 प्लान है वो 5 years प्लान चले थे, 5 years प्लान ये चल गए। उसके बाद में जब नई सरकार अभी बनी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो उन्होंने क्या किया, 13 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि कैबिनेट ने एक योजना आयोग को भंग करने का ऐलान कर दिया और इसके स्थान पर एक नई संस्था बनाने की घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा की गई। कब की गई, 15 अगस्त 2014 को वो लाल किले से उन्होंने भाषण दिया था 15 अगस्त को। तब उन्होंने क्या कहा कि हम एक नई संस्था बना रहे हैं और योजना आयोग को खत्म कर रहे हैं, योजना आयोग को भंग कर रहे हैं। तो आगे चलकर फिर नीति आयोग बन जाएगा। अब ये जो डेट है 1 जनवरी 2015, उस दौरान कौन सा आयोग, योजना आयोग खत्म हो गया। योजना आयोग क्या हुआ, हमेशा के लिए खत्म हो गया और उसकी जगह क्या आ गया, नीति आयोग आ गया। नीति आयोग का गठन किया गया। अब नीति आयोग है ना,
नीति आयोग है वो भी सेम किस प्रकार का, ये भी संविधानेतर संस्था है, योजना आयोग की तरह ही है। संविधान में इसका भी उल्लेख नहीं है, ना ही कोई इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया। तो ये भी क्या है, संवैधानिक संस्था या निकाय है जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसको भी कैबिनेट के एक प्रस्ताव के माध्यम से, जैसा कि योजना आयोग का गठन हुआ था वैसा ही इसका गठन किया गया है। योजना आयोग जो था उसने क्या किया, 1951 से लेकर के अभी 2017 तक उसने क्या किया, 2017 तक, इस दौरान की जो ये कालखंड है इसमें इसने क्या किया, 12 टोटल कितनी प्लान चलाए, 12 पंचवर्षीय योजनाएं कंप्लीट की। 12 पंचवर्षीय योजनाएं क्या की, पूर्ण की। बीच में हालांकि कुछ गैप भी आए थे कुछ में, क्योंकि जैसे कई बार पड़ोसी देशों के साथ में जो युद्ध वगैरह हुए, कई बार आर्थिक कंडीशन इस टाइप की थी नहीं कि प्लानिंग कंटिन्यू की जा सकते हैं। तो अपन अब जानेंगे कि ये 12 जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं किस प्रकार संचालित हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 5-5 साल की थी। तो 1 अप्रैल 1951 से इसको स्टार्ट किया गया। इसकी योजना का जो मॉडल था वो क्या था, हेरोल्ड डोमर मॉडल। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। किस मॉडल पे आधारित थी, तो हेरोल्ड डोमर मॉडल, क्योंकि ये अंग्रेज थे और इनके द्वारा, आर्थिक विशेषज्ञ थे, इनके द्वारा एक मॉडल पेश किया गया था कि इसके आधार पे हम ये अपना सकते हैं। तो इनके माध्यम से ये हेरोल्ड डोमर मॉडल कहलाती है। उद्देश्य क्या था, अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास की प्रक्रिया को आरंभ करना, क्योंकि 200 साल के औपनिवेशिक शासन, 200 साल के क्या औपनिवेशिक शासन से अर्थव्यवस्था क्या है, जर्जर हो चुकी थी। औपनिवेशिक शासन से अर्थव्यवस्था क्या हो चुकी थी, पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थी, टूट चुकी थी। उसमें वापस संतुलित बैलेंस्ड डेवलपमेंट के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको प्रारंभ करना इसका उद्देश्य रखा गया। तो एक तो ये किस मॉडल पे आधारित थी, इसका उद्देश्य क्या रखा है वो अपन को जानना है। और सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसको दी गई, तो सबसे पहले क्या होता है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो सबसे पहले यहाँ पे समस्या क्या थी, जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के समय सबसे बड़ी समस्या थी खाद्यान्न की। आज़ादी के दौरान सबसे बड़ी समस्या क्या थी, भूखमरी की समस्या थी। सबसे पहला भूखा भजन न होय गोपाला, है ना। तो सबसे पहले भूख की समस्या थी, उसको मेटने के लिए क्या किया जा सकता है, उसके कौन मेट सकता है, कृषि से उत्पादन होगा वो ही मेट सकती है। तो पहली जो प्लानिंग था, पहली पंचवर्षीय योजना थी हमारी, उसमें हमने किस पे ध्यान दिया, सबसे ज़्यादा कृषि को प्राथमिकता दी, क्योंकि कृषि से उत्पादन होगा, भोजन मिल जाएगा, है ना। कृषि को प्राथमिकता का रीज़न क्या था, भूखमरी खत्म हो जाएगी, एक तरह से लोगों को भोजन मिल जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, पेट पूजा, तो भोजन जरूरी था। इसलिए पहली प्लानिंग में, पहली पंचवर्षीय योजना में किसको महत्व दिया गया, सबसे महत्व दिया गया कृषि को। कृषि क्षेत्र पे विकास का आरंभ किया गया। तो पहली योजना से अपन को 3-4 चीजें याद रखनी है। किस मॉडल पे आधारित थी, हेरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। उद्देश्य क्या था, 200 सालों के औपनिवेशिक शासन के दौरान अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी, उसको वापस पुनर्गठित करना और संतुलित विकास की प्रक्रिया को प्रारंभ करना, ये उद्देश्य था। सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको दी गई, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी गई, तो वो कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। और रीजन अपन ने जान ही लिया, क्योंकि लोगों भूखे थे लोग, भूखमरी बहुत ज़्यादा थी, है ना, उसको मिटाना सबसे ज़रूरी है। बाकी चीज़ें बाद में होती रहेगी। तो इस प्रकार कुछ चीज़ें अपन मेन चीज़ें देख रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। और आंकड़ों में उलझेंगे नहीं, क्योंकि 5 ईयर्स प्लान है, ख़त्म कर चुकी है सरकार, 2017 में बंद कर चुकी है। उसके बाद में नया कॉन्सेप्ट आ गया है, तो वो डिटेल में पढ़ेंगे अपन। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, अब पहली पंचवर्षीय योजना के बाद में दूसरी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई 1956 से 1961 तक। और ये किस मॉडल पे आधारित थी, पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। ये इनको अपन ने पीसी महालनोबिस अभी बताया था ना, भारत में नियोजन के वास्तुकार, शुरुआत में भारत में नियोजन के जनक इन्हीं को माना जाता है। कौन, ये जो पीसी महालनोबिस है, इनको ही माना जाता है। पीसी महालनोबिस को भारत में नियोजन के जनक या वास्तुकार के रूप में माना जाता है। प्रमुख उद्देश्य क्या था, मॉडल कौन सा था, तो मॉडल था पीसी महालनोबिस। ये एक पीसी महालनोबिस क्या थे,
पीसी महालनोबिस प्रकाश चंद्र, हाँ प्रकाश चंद्र महालनोबिस इनका पूरा नाम था। पीसी महालनोबिस ये आर्थिक विशेषज्ञ थे, इकोनॉमिक्स का जानकार थे, और इन्होंने क्या है कि विद्वान थे, इकोनॉमिक्स के विद्वान थे। इन्होंने एक ये कॉन्सेप्ट दिया था, ये प्लान जो बना था, द्वितीय सेकंड जो प्लान बना था उसकी रूपरेखा इन्होंने बनाई थी। सेकंड प्लान किन्होंने बना करके दिया था? इन्होंने बना करके दिया था। विद्वान थे, आर्थिक विशेषज्ञ थे। इन्होंने जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है 1956 से 61 का, वो प्लान इन्होंने बना करके दिया था। 56 से 61 का जो प्लान है वो इन्होंने बना करके दिया था सरकार को। और इसका उद्देश्य क्या रखा गया? समाजवादी समाज की स्थापना करना। उद्देश्य क्या रखा गया? समाजवादी समाज की स्थापना करना। इस योजना के अंतर्गत मुख्य बिंदु अगर याद रखने जैसा है तो वो क्या था? दुर्गापुर है, भिलाई है, राउरकेला है। यहाँ पे क्या बनाए गए? इस्पात कारखाने बनाए गए, बड़े बड़े इस्पात कारखाने स्थापित किए गए। तो अपन ने अब अगर यहाँ से पूछा जाए कि इस प्लान में सबसे ज़्यादा महत्व किसको दिया गया, तो उद्योग को। किसको दिया गया सबसे ज़्यादा महत्व? उद्योगों को दिया गया। पहले में किसको दिया गया था? कृषि क्षेत्र को। पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा महत्व किसको दिया गया था? कृषि को। तो दूसरे में किसको दिया गया? उद्योग को। सर्वाधिक प्राथमिकता किसको मिली? द्वितीय प्लान में प्राथमिकता किसको मिली? तो वो मिली इसको, उद्योग को। समझ गए ना? सबसे ज्यादा पैसा किस पे लगाया गया? उद्योग को। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला वगैरह इन उद्योगों की स्थापना की गई उस दौरान। किस पे? यहाँ पे इस्पात के कारखाने लगाए गए। ये सारे इसी दौरान लगे थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 ईस्वी के बीच में। इसका उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। अब देखिए, ये जो उद्योग अपन ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाए थे, सारे के सारे जैसे जर्मनी की सहायता से, रूस के सहायता से, ब्रिटेन की सहायता से लगाए थे। यहाँ आते आते अपन को लग गया था कि नहीं, इस टाइप से बाहर से मांग के काम नहीं चलेगा, अपन को क्या करना पड़ेगा? आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुँचाना, एक ऐसी कंडीशन में इकोनॉमी को पहुंचाना जहां से वो खुद फिर रन करने लग जाए, आगे से आगे चलने लग जाए। अब यहाँ पे प्राथमिकता किसको दी गई? अब पहले में प्राथमिकता थी कृषि को, दूसरे में उद्योग को। तो यहाँ आते आते दोनों को प्राथमिकता दी गई, कृषि और उद्योग दोनों को ही प्राथमिकता दी गई। क्योंकि कृषि में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन 5-7 साल में कुछ हुआ नहीं था, भूखमरी वैसी की वैसी थी, उद्योगों में भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो नहीं रहा था, तो दोनों को ही प्राथमिकता देनी पड़ी यहाँ पे। तो तीसरा पंचवर्षीय प्लान था ये। अब यहाँ पे क्या हुआ था? जैसे इसका टाइम पीरियड क्या था? तीसरे का टाइम पीरियड क्या था? 1961 से 66, है ना। इसी दौरान क्या हुआ? 62 की लड़ाई होगी। 1962 में चीन के साथ में युद्ध हो गया, चीन। और 1965 में किसके साथ में? पाकिस्तान के साथ में। इनके साथ में क्या हुआ? युद्ध हो गया। अब युद्ध में तो देखिए नया नया देश आज़ाद हुआ था और युद्ध हो गया, तो क्या हुआ? पंचवर्षीय योजनाएं वगैरह उनमें पैसा लगा नहीं, सारा ध्यान किधर चला गया? युद्ध की तरफ चला गया। तो ये योजना क्या होगी? असफल योजना होगी। और इसमें ये कारण यही था कि उस दौरान अकाल भी पड़े थे, 1966 का वगैरह के में अकाल भी थे। इनके साथ में लड़ाई हुई, लड़ाई के साथ में क्या हुआ? अकाल भी हो गया। तो इसकी वजह से ये योजना फेल कर गई। अब ये योजना इस टाइप से फेल करी कि चलना तो कब तक था? इसको 1961 से 66 तक चलना था, लेकिन 62 में चीन के साथ में लड़ाई, 65 में पाकिस्तान के साथ में लड़ाई, फिर उस दौरान अकाल भी पड़े थे कंटिन्यू, 2-3 साल तक अकाल थे। तो बैलेंस बिगड़ गया, सारा आर्थिक संसाधन कम हो गए। उसकी वजह से क्या हुआ? ये योजना फेल कर गई। ये जो योजना थी तीसरी, थर्ड जो प्लान था, थर्ड प्लान पूरी तरह से क्या हो गया? असफल हो गया, पूरी तरह से असफल हो गया, चला ही नहीं पाए थे मतलब एक तरह से। तो योजना अवकाश आ गया बीच में। क्या हुआ? योजना प्लानिंग हॉलीडे हो गया, एक तरह से प्लान हॉलीडे हो गया, योजना अवकाश आ गया। योजना जो चल रही थी हमारी वो बीच में क्या हुआ? ब्रेक कर गई, रुक गई। अब 1966 से में तो हालात ऐसे हो गए थे, क्योंकि देखिए यहाँ 66 है, तो 66 से अपन को आगे क्या करना था? चौथा पंचवर्षीय प्लान हमारा शुरू होना था 66 से, लेकिन
हालात ऐसे बन गए थे, युद्ध वगैरह, अकाल वगैरह, तो पैसा भी नहीं था इतना कि योजना बना करके चला सके। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, 3 साल के लिए एक मतलब 66, 67, 68 में क्या हुआ, एक योजना अवकाश के रूप में इसको माना गया। ये 3 वर्ष मतलब इस दौरान फिर क्या किया, 5 वर्षीय योजनाएं नहीं बना करके क्या किया गया, 3 वर्षीय वार्षिक योजना लागू की गई। इस योजना अवकाश को प्रमुख कारण यही था, भारत पाक संघर्ष तथा सूखा वगैरह, इन संसाधनों की कमी हो गई, मूल्य स्तर में मतलब एक तरह से बढ़ोतरी हो गई, मुद्रास्फीति वगैरह, तो पैसे इतने थे नहीं, संसाधन इतने थे नहीं कि योजनाएं चलाई जा सके। तो इस कालखंड में क्या हुआ, इसमें फिर केवल वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी, उसमें 1-1 साल की योजनाएं चलाई गई, वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। तो ये जो कालखंड था 3 साल का, ये जो कालखंड था इसको क्या बोलते हैं, असफल हो गई थी। और उसके बाद में योजना अवकाश, योजना का क्या हुआ था, हॉलीडे हो गया, अवकाश हो गया एक तरह से। कब से कब, 1966 से 69 तक, ये 3 साल है, किसके रूप में जाने जाते हैं, योजना हॉलीडे के रूप में जाने जाते हैं, प्लानिंग हॉलीडे के रूप में जाने जाते हैं। 66 से 69 तक का जो टाइम है वो योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है। इस दौरान ये इस प्रकार की परिस्थितियां बन गई थी कि अपन योजना को चलाई नहीं पाए थे। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना है, आगे चल करके अपन ने वापस लागू की 69 से 74 तक। इसका जो उद्देश्य था वो था स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता। देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो सब का मतलब एक तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हर योजना का अपना क्या रहेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हर योजना का क्या रहेगा, उद्देश्य रहेगा ही रहेगा। आर्थिक विकास ही तो अपन को प्राप्त करना था, तो वो साथ ही साथ समाजवादी समाज जो स्थापना का जो अपना कॉन्सेप्ट था उसको भी वापस पुनर्लक्षित किया गया। समाजवादी समाज से तात्पर्य क्या होता है, देखिए देश आजाद हुआ था और आजाद होते ही कौन, नेहरू जी बने थे प्रधानमंत्री, पहले पीएम थे। इनके जो विचार थे ना, इनके विचार थोड़े थोड़े क्या थे, काफी हद तक समाजवादी विचार थे, है ना। तो समाजवादी व्यवस्था या समाजवादी समाज से तात्पर्य है कि मतलब जो संसाधन होते हैं, उत्पादन के जो साधन होते हैं, जैसे भूमि है ना, ये सारी चीज़ें, इन पे किसका अधिकार होना चाहिए, इस पे राज्य का अधिकार होना चाहिए, राज्य का अधिकार होना चाहिए। और सामाजिक न्याय की बात है ना, सामाजिक न्याय की बात इनके द्वारा तो ये इनके जो विचार थे सामाजिक न्याय से प्रेरित समाजवादी विचार थे, इनके द्वारा समाज, ये शुरुआत में यही इनके देखरेख में ही सारा चल रहा था। तो ये समाजवादी समाज की स्थापना वगैरह इस प्रकार की जो बातें हैं इनके द्वारा की गई। ये लक्ष्य वापस मतलब निर्धारित किए गए इस प्रकार युद्ध वगैरह की सिचुएशन के बाद में, और ये योजना चली इस दौरान। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह हमारी हर योजना में क्या रहा है, हमारा केंद्रीय बिंदु रहा है। फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना 74 से 78, इसमें बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये नारा था गरीबी निवारण, गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी का समय है, ये इंदिरा गांधी के द्वारा ये नारा चुनाव में दिया गया था और इंदिरा गांधी को चुनाव भी जिता दिया था। इंदिरा गांधी को इसने नारे ने क्या, ये नारा था उस दौरान का नारा भी था और इस योजना का लक्ष्य भी था कि गरीबी हटाओ। अब ये और बात है कि वो गरीबी आज तक नहीं हटी है, गरीबी हटाओ का नारा था और इस नारे ने क्या किया था, इंदिरा गांधी को उस दौरान का चुनाव भी जिता दिया था। तो ये गरीबी हटाओ का अपना 5वीं पंचवर्षीय योजना में ये नारा दिया गया था, ये लक्ष्य भी था। 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है, 5वीं योजना जो थी उसमें ये नारा भी था और इसका लक्ष्य भी था क्या, गरीबी हटाओ। उद्देश्य या लक्ष्य गरीबी हटाओ। ये उस दौरान का नारा भी था चुनाव का और ये लक्ष्य भी था योजना का। इसमें आर्थिक स्थायित्व को लाने के लिए उसको प्राथमिकता दी गई।
20 सूत्री कार्यक्रम जो होता है वो इसी दौरान शुरू किया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम में क्या होता है, एक प्लान है, ये कार्यक्रम है, आर्थिक कार्यक्रम है, और इसमें क्या है 20 अलग अलग सूत्र मतलब दिए गए कार्यक्रम है, जिसमें 20 विषय या सूत्र दिए गए हैं। जैसे 20 सूत्र दिए गए हैं, जल से संबंधित विकास है, सड़कों से संबंधित है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इस प्रकार के 20 सब्जेक्ट इसमें, सूत्र का मतलब क्या है, सूत्र का मतलब है 20 अलग अलग सब्जेक्ट इसमें शामिल किए गए हैं। 20 सब्जेक्ट इसमें शामिल किए गए हैं और उन पे कार्य करना होता है। तो ये एक 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया और गरीबी, पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पे ज़्यादा ध्यान इसमें दिया गया। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना अपने आप में गरीबी निवारण के लिए जानी जाती है। गरीबी हटाओ का नारा था, वही इसका लक्ष्य था, चुनाव में नारा था और लक्ष्य भी था इसका। छठी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 के बीच में इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। पहली बार गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया। ये इंदिरा गांधी का दौर था और उस दौरान पूरा का पूरा क्या है, एक रोलिंग प्लान को समाप्त करने की बात भी इस दौरान की गई। रोलिंग प्लान का मतलब क्या होता है, जैसे रोलिंग प्लान का मतलब है जैसे अभी इसको अपन आज की डेट में समझे अगर ये चले, या फिर उसको उसी दौरान में देखते हैं, 80 में देखते हैं, 1980 में जैसे मान लो चल रहा है, अब 5 साल का प्लान है, मान लीजिएगा 85 तक चलना है, 5 साल का प्लान है। तो इसमें क्या होगा, जैसे ये आगे से आगे बढ़ता रहेगा, मतलब प्रतिवर्ष ये आगे बढ़ता रहेगा। रोलिंग प्लान क्या होता है, प्रतिवर्ष आगे बढ़ता रहेगा इस टाइप से, मतलब 85 से फिर 86 हो जाएगा, 86 से फिर 87 हो जाएगा, है ना। तो ये खत्म नहीं होगा, आगे से आगे चलता रहेगा, प्रतिवर्ष आगे बढ़ता रहेगा। इस प्रकार का प्लान बनाया जाता था, जिसको रोलिंग प्लान, रोल करना मतलब रोलिंग मिल होती है ना, इस टाइप से वो रोलिंग प्लान, उसको समाप्त करने की बात इस दौरान की गई। और ये पॉवर्टी, गरीबी निवारण का कॉन्सेप्ट है, उस दौरान भी चल रहा था। तो गरीबी पे उस छठी पंचवर्षीय योजना में भी मतलब फोकस रखा गया। तो ये छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के कालखंड में चली थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 के दौरान। अब यहाँ पे अभी तक क्या होता था कि शुरुआत में जैसे 1951 में से लेकर के अब तक चल रहा था, उसमें क्या था, सार्वजनिक क्षेत्र, मुख्य भूमिका किसकी थी अब तक, सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात सरकार की थी। अब तक सरकार के द्वारा ही उद्योग वगैरह, सरकार के द्वारा ही पैसा है ना लगाया जा रहा था। सारा का सारा सार्वजनिक क्षेत्र है, उसके द्वारा एक तरह से संचालित हो रही थी। यहाँ आते आते सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ जो कमियाँ होती है वो सामने आने लग गई थी। इसकी कुछ कमियाँ होती है क्योंकि इसको बाबू लोग चलाते हैं, बड़े आईएएस वगैरह चलाते हैं, तो इसकी जो कमियां थी वो सामने आने लग गई थी। कमियों में क्या होती है, भ्रष्टाचार, क्योंकि आईएएस वगैरह कहीं पर भी इस टाइप से बड़े बाबू बैठेंगे तो वो क्या करेंगे इस टाइप से, तो ये भ्रष्टाचार की समस्या सामने आ गई, है ना। एक तरह से मतलब इनकी अपूर्णता सामने आ गई, कार्य प्रॉपर, बड़े उद्योग लगा दिए, कार्य कर नहीं रहे हैं ना। फिर फेलियर, असफल हो गए थे, बहुत सारे कारखाने वगैरह क्या हो गए, असफल हो गए थे। जिस चीज़ के लिए जैसे गरीबी निवारण या बेरोजगारी के लिए, है ना, वो सब चीज़ें हुई नहीं, तो बेरोजगारी वैसी की वैसी बनी हुई थी। यहाँ आते आते सरकार को लगने लग गया था, यहाँ आते आते सरकार को ये सब चीज़ें, समस्याएं जैसी की जैसी बनी हुई थी। ये इसकी समस्याएं होती है, ये रुग्णता वगैरह, ये कुछ, तो ये सारी समस्याएं, इनकी कमियां सामने आ गई। ये समस्याएं जैसी की जैसी बनी रही और बढ़ गई थी उल्टी। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने इससे निदान पाने के लिए क्या किया, प्राइवेट की तरफ बढ़ने की बात कर ली। सरकार ने क्या कहा, अब हम प्राइवेट की तरफ बढ़ते हैं, निजी जो क्षेत्र है, निजी क्षेत्र है उसको भी क्या करेंगे, प्लानिंग में पार्टिसिपेशन का मौका देंगे, निजी क्षेत्र को भी क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ आते आते जो योजना परिव्यय था, अर्थात जितनी रकम की योजना थी, उस दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई। निजी क्षेत्र को फिर क्या हुआ, प्राथमिकता दे दी गई। यहाँ पे आते आते अब कह दिया गया, पहले शुरू में सरकार ने सारे
कारखाने खुद लगाए, लेकिन वो फेल कर गए, चले नहीं, है ना, रुग्णता, बीमार हो गए, बहुत सारे बंद हो गए, भ्रष्टाचार की समस्या, भाई भतीजावाद की समस्या, वो सारी चीज़ें थी, लाइसेंस वगैरह की समस्या, तो वहाँ पे ये फेल हो गई। अब यहाँ चलते चलते क्या, बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी यहाँ आते आते, तो एक योजना शुरू की गई थी, जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी, बेरोजगारी के रोजगार पर कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया। तो इस प्रकार ये निजी क्षेत्र को भी यहाँ पे महत्व दिया गया पहली बार 85 से 90 के दौर में। आगे आगे चल करके तो अपन पढ़ेंगे अभी, जैसे तो 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना 90। अब यहाँ पे अपन ने जैसे 90 था, 7वीं में क्या था, 7वीं में 85 से 90 तक चलनी थी, लेकिन यहाँ पे हालात ऐसे हो गए थे, यहाँ आते आते आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। आर्थिक स्थिति यहाँ पे क्या हुआ था, लगभग खराब हो चुकी थी देश की। तो फिर अपन जो 90 से एक तरह से 91 से अपना जो प्लान शुरू होना था वो हो ही नहीं पाया था, बीच में यहाँ पर भी गैप आ गया था। यहाँ पे भी क्या आ गया था, एक गैप आ गया था, यहाँ पे भी गैप आ गया था। फिर ये योजना 92 में शुरू हुई। सर्वोच्च प्राथमिकता किसको, मानव संसाधन विकास को दी गई। मानव संसाधन विकास का मतलब क्या है, शिक्षा वगैरह, स्वास्थ्य वगैरह, इन पे ध्यान देना। तो पहली बार यहाँ पे मानव संसाधन पे ध्यान दिया गया। अभी तक कृषि और उद्योग वगैरह पे ध्यान दे रहे थे, पहली बार इस पे ध्यान दिया गया। इसमें क्या आएगा, शिक्षा पे ध्यान दिया गया, लोगों को स्कूल वगैरह पे, स्वास्थ्य पे ध्यान दिया गया, है ना, उनके जीवन स्तर सुधारने की बात की गई, जीवन स्तर में सुधार की बात की गई। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया गया। रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य को महत्व दिया गया। प्रधानमंत्री रोजगार योजना है 1993 में शुरुआत की गई रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो रोजगार कार्यक्रम है, उस दौरान जवाहर रोजगार शुरू हुआ, वैसे ही प्रधानमंत्री रोजगार, है ना, रोजगार हेतु कार्यक्रम शुरू किए गए। तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना 97 तक चली इस प्रकार। फिर आगे 9वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 तक चली। सर्वोच्च प्राथमिकता किसकी थी, न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास को। जो संसाधन है उनका क्या होना चाहिए, न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक कुछ ही समाज के कुछ ही लोगों के पास में सारे संसाधन है वो इकट्ठे हो जाए और समाज के जो मेजोरिटी है या बहुसंख्यक जो है वो क्या करे, उनके पास में साधन ही नहीं हो। तो उसको के लिए क्या किया गया, न्यायपूर्ण वितरण पे ध्यान दिया गया। योजना की असफलता के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार ठहराया गया। ये जो योजना थी ना, इस दौरान दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भयंकर मंदी थी। वैश्विक मंदी के हालात में ये योजना लगभग क्या कर गई, असफल हो गई थी। तो ये 9वीं पंचवर्षीय योजना थी, 9वीं पंचवर्षीय योजना। और इसका कालखंड कब था, इसका कालखंड था 1997 से 2002 तक का कालखंड था। इसमें वैश्विक परिदृश्य में दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश थे उसमें क्या हुआ था, पूरे में मंदी की सिचुएशन थी। और ये 1998 यही कालखंड है। उसमें क्या हुआ था, भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे, पोखरण में परमाणु परीक्षण किए। तो दुनिया ने क्या किया, भारत पे क्या किया, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। दुनिया ने क्या किया, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। किस पे, इंडिया पे आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। तो ऐसे हालात में ये योजना क्या हुआ था, लगभग फेल कर गई। मतलब पैसा बाहर से आ नहीं पाया था, मिला नहीं, है ना, तो बहुत सारी चीज़ें ये फेल कर गई थी। फिर दूसरा, गठबंधन सरकारें थी, गवर्नमेंट भी क्या थी, गठबंधन टाइप की गवर्नमेंट थी, तो ये फेल कर गई थी। फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के दौरान, इसमें उद्देश्य क्या था, गरीबी और बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करना, 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना, ये इसका लक्ष्य रखा गया। एक तरह से ये इसका टारगेट था। अगले 10 साल में क्या करना था, इसमें 10 साल में क्या करना था, जो पर कैपिटा इनकम है, इनकम जो है उसको डबल करना। पर कैपिटा इनकम को क्या करना,
डबल करना, दुगुनी करना, बढ़ाना, इनकम को बढ़ाना। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली थी। मुख्य लक्ष्य था तीव्रतम और समावेशी विकास। तीव्रतर और समावेशी विकास मतलब फास्ट डेवलपमेंट करना प्लस समाज के सभी वर्गों को विकास का लाभ पहुंचे, ऐसी रणनीति के साथ में चलना। ये सबसे सफल योजना थी। वैसे ये जितनी भी योजना चली थी उसमें सबसे सफल प्लान यही था। सबसे सफल प्लान था। लगभग 8.2% का जो टारगेट है इसमें वो प्राप्त हुआ था, मतलब ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया था और ये सबसे ज़्यादा सफल योजना थी। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी 2012 से 2017 तक, और इसी के साथ में ये लास्ट योजना थी और इसमें भी लगभग 8% की जो ग्रोथ रेट है वो अपन को प्राप्त हुई थी। ये जो लक्ष्य था वो लगभग इसमें प्राप्त हो गया था। इसके बाद में योजना मतलब 16वें जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें केंद्र में 17 जो बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, योजना आयोग को क्या कर दिया, समाप्त करने की बात की। प्लानिंग कमीशन जो था उसको ख़त्म करने की बात की गई। अब जब प्लानिंग कमीशन ही ख़त्म हो रहा था, प्लानिंग कमीशन ख़त्म, उसके साथ में पंचवर्षीय योजना भी ख़त्म। तो ये जब ख़त्म हो गया पंचवर्षीय योजना भी क्या हुआ, ख़त्म हो गई। तो अपन ने 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई थी, पंचवर्षीय योजना भी ख़त्म हो गई इसके साथ ही। अब भारत ने योजना आयोग की जगह क्या बना दिया, योजना आयोग की जगह तो नीति आयोग बना दिया, नया कमीशन बना दिया नीति आयोग के नाम से। अब योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग बना, तो नीति आयोग ने क्या किया है, एक तो 15 वर्ष का प्लान, 15 वर्षीय विजन, एक 7 वर्षीय रणनीति और एक 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा है या एक्शन प्लान जो है वो जारी किए गए इनके द्वारा। मतलब 3 साल का लिया, 3 साल के लिए, एक 7 साल के लिए और एक है वो 15 साल के लिए। इस प्रकार का कुछ इसके द्वारा जारी किया गया। मतलब अल्पकालिक भी कह सकते हैं इसको, मध्यमकालीन और दीर्घकालिक, तीनों प्रकार के प्लान इसके द्वारा रखे गए हैं। अभी अपन जानेंगे इसमें क्या क्या है आगे। तो योजना आयोग की जगह क्या आ गया, नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आ गया इसकी जगह। अपन ने एनडीसी की बात की थी, एनडीसी। तो एनडीसी क्या था, थोड़ा सा इसका भी जान लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। योजना का जो निर्माण का कार्य किया जाता था, अपन ने जाना था कि योजना का निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता था, पहले प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के द्वारा किया जाता था। अब योजना आयोग में क्या है कि राज्यों की भागीदारी नहीं थी, तो राज्यों को ये शिकायत थी कि हमारी तो कोई भागीदारी नहीं है योजना निर्माण में। तो उसको मिटाने के लिए क्या किया गया, राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए। इस पर विचार को स्वीकार करते हुए 1952 में एनडीसी 6 अगस्त 1952 में इसका गठन किया गया। 6 अगस्त 1952 को। अब इसमें एनडीसी में क्या था कि एनडीसी में राज्य के जो सीएम होते थे उनको भी शामिल किया गया, राज्यों के मुख्यमंत्री जो थे उनको भी शामिल किया गया। और योजना आयोग वगैरह होता था उसमें क्या है, मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते थे। तो उसमें एक तरह से केंद्र सरकार का ही मतलब दबदबा था पूरी तरह से योजना आयोग में। तो योजना आयोग क्या करता था, प्लान बनाता था। अब इसमें इसको क्या दिया गया, राज्यों को भी, इस मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल कर लिए गए थे। तो ये थोड़ी सी मतलब एक तरह से सहभागिता बढ़ गई, एक तरह से राज्यों की भी सहभागिता इसमें बढ़ गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया राज्यों की सहभागिता की वृद्धि के लिए। अब इसका काम क्या दिया गया कि जो पंचवर्षीय योजना होगी उसकी परमिशन, अनुमति, स्वीकृति ये देगी। ये एनडीसी क्या करेगी, स्वीकृति देगी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में बनाया गया है। ये अब भी काम कर रही है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। साथ ही सारे जितने सीएम होते हैं, जितने भी सीएम हैं वो सब सीएम वगैरह क्या होते हैं, इसके सीएम वगैरह इसके मेंबर होते हैं।
मुख्यमंत्री वगैरह इसके मेंबर होते हैं। और इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुई थी? तो संथानम समिति की सिफारिश पे संथानम समिति की सिफारिश पे एनडीसी की स्थापना की गई थी। और इसने राष्ट्रीय विकास परिषद को क्या कहा था? सुपर कैबिनेट कहा था। सुपर कैबिनेट के नाम से इसने जाना था। संथानम समिति है, उसकी सिफारिश पे एनडीसी की स्थापना हुई थी, इसकी सिफारिश पे ही। एनडीसी की स्थापना हुई थी और उसी ने इसको एनडीसी को सुपर कैबिनेट के रूप में भी कहा था। अब अपन नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग इस दौरान मोदी जी के द्वारा गठन किस प्रकार गठन हुआ? तो वो एक प्रस्ताव के द्वारा, एक प्रस्ताव किसका था? कैबिनेट का प्रस्ताव था। कैबिनेट का प्रस्ताव था, उसके माध्यम से इसका गठन हुआ। तो ये भी किस प्रकार की संस्था है? ये भी किस प्रकार की संस्था है? संविधानेतर संस्था है। संविधान में कहीं इसका भी उल्लेख नहीं मिलता है, संविधान से परे है ये भी संस्था। संवैधानिक निकाय नहीं होकर के संविधानेतर निकाय है, संविधान में उल्लेख नहीं है। इसका भी क्या है? संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता है। तो संविधानेतर निकाय है या गैर संवैधानिक निकाय है, नॉन मतलब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। फिर इसका जो कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या है? वो अब जैसे मतलब संसाधन जो देश के हैं वो योजना आयोग वाला ही काम है इसके पास में, लगभग योजना आयोग वाला ही कार्य है। लेकिन इसका काम थोड़ा सा चेंज हो गया है क्योंकि परिस्थितियाँ कालखंड के साथ में, समय के साथ चीज़ें बदल गई है। वो जो प्लानिंग का अपना कॉन्सेप्ट चला आ रहा था 1951 से, वो बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं। आज वैसी हालात भी नहीं है, तो चीज़ें भी बदल गई है। तो अब इसका जो कार्य है मुख्यतः वो क्या है? थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। क्या करेगा? थिंक टैंक के रूप में ये कार्य करेगा। इसके अंदर मतलब राज्यों को भी शामिल किया गया है, मतलब भागीदारी इसमें क्या है? राज्यों की भी भागीदारी। योजना आयोग में तो राज्यों की भागीदारी थी नहीं, अभी इसमें क्या है? राज्यों की भी भागीदारी शामिल है, राज्यों की भी भागीदारी है। अब इसकी वजह से ये किस टाइप रूप में कार्य करेगा? थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। थिंक टैंक का मतलब क्या हुआ? ये विचार रखेगा, ये देश का किस प्रकार विकास हो उसके बारे में अपने विचार रखेगा और फिर प्लानिंग है वो बनेगा। तो अब तक जो अप्रोच थी योजना आयोग और इसमें बेसिकली जो फर्क देखें अगर थोड़ा सा समझने के हिसाब से, तो योजना आयोग क्या करता था? योजना आयोग क्या करता था? एक प्लान बनाता था, प्लान बना करके मतलब सौंप देता था, तो ऊपर से प्लान बनता था, इस टाइप से है ना, ऊपर से प्लान बनता था। अब इसने क्या किया है कि राज्यों की भी भागीदारी शामिल कर दी। तो अब प्लान राज्यों से भी विचार जा रहे हैं। अब क्या है? प्लान बनेगा, वो प्लान कैसे बनेगा? अब कोई भी प्लान बनेगा उसमें क्या है? इस टाइप से नीचे से ऊपर की तरफ विचार जाएंगे। तो ये बेसिकली फ़र्क है। एक पहले ऊपर से डायरेक्ट थोपा जाता था कि ये प्लान है, आप इसको लागू करिएगा। अब जो प्लान बनेगा उसमें विचार कहाँ से आ रहे हैं? राज्यों से विचार आ रहे हैं। तो राज्यों के विचारों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। राज्य कहाँ से विचार मंगाएंगे? पंचायतों से, नगर परिषद वगैरह, नगर निकाय है, वहाँ से मंगाएंगे। तो प्लान के बारे में सोर्स जो है, विचार है, वो कहाँ से आ रहे हैं? नीचे से आ रहे हैं, तृणमूल स्तर से विचार है वो आ रहे हैं। तो एक तरह से नीचे से लेकर के ऊपर तक विचार जा रहे हैं। तो प्लानिंग में इनका निचले स्तर के जो लोग हैं उनको भी शामिल कर लिया गया है। तो ये थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। इसमें राज्यों को भी शामिल कर लिया गया है। इसकी वजह से क्या हुआ? जो संघीय ढांचा है अपना, है ना, संघीय जो ढांचा है, संघीय सिस्टम है, जो व्यवस्था है, उसको एक तरह से जो संघीय व्यवस्था है वो मजबूत होगी क्योंकि राज्यों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो इस प्रकार ये नया एक तरह से नीति आयोग, इसका फुल फॉर्म देखें नीति आयोग तो नेशनल इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अर्थात ये बदलते भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप है। ये क्या है? बदलते भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप है। ये 21वीं सदी का भारत है, इसमें वो पिछले टाइम की जो सिस्टम चल रहा था वो कार्य नहीं कर सकता। बदलती परिस्थितियों और समय के साथ बदलाव जरूरी था और ये बदलाव सरकार के द्वारा किया गया है। अब ये बदलाव क्यों किया गया? तो अप्रासंगिक हो गया था योजना आयोग, अप्रासंगिक हो गया था योजना आयोग। 65 वर्ष पुराना योजना आयोग है, वो कमांड अर्थव्यवस्था संरचना में तो प्रासंगिक था, लेकिन बीते कुछ वर्षों में ये प्रभावी नहीं रह गया। क्यों? कि उसमें वो तो ऊपर से सीधा आदेश देता था, आदेशात्मक उस टाइप से कमांड दिया जाने वाला सिस्टम में तो वो फिट था, लेकिन अब कमांड देने वाला जैसा सिस्टम रहा नहीं। भारत क्या है? विविधताओं वाला देश है। इसके राज्य जो आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों में, क्योंकि सारे राज्यों में विकास का जो एक पैटर्न है वो क्या है? अलग अलग स्टेज पे दिखाई देता है। सब राज्य एक जैसे विकास की स्टेज पे नहीं है। साथ ही साथ अपनी अपनी इनकी भिन्न भिन्न ताकतें हैं और कुछ कमजोरियां भी राज्यों की। अब जैसे कुछ राज्य विकास के अगले चरण में पहुंच चुके हैं, कुछ अभी भी पिछड़े हैं, कुछ गरीब है ना। तो इस प्रकार सबके लिए एक ही पूरे देश में एक ही योजना चले, वो सिस्टम अब नहीं चलने वाला था। तो सरकार ने क्या किया? इसको चेंज कर दिया। इसकी जगह क्या कर दिया? एक नया तरह का मतलब थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग का गठन किया। अब वो क्या करेगा? राज्यों से योजनाओं के बारे में जानकारी लेगा। आर्थिक नियोजन के लिए एक प्रारूप लागू हो, ये धारणा गलत है। मतलब पूरे देश के लिए एक ही योजना हो, ये धारणा ही गलत है, क्योंकि किस राज्य की क्या आवश्यकता है, क्या कमजोरी है, क्या ताकत है, क्या संसाधन है, तो वो सब चीज़ें अलग अलग होती है। सेम जैसे फॉर एग्जांपल अगर राजस्थान की बात करें या कोई पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, तो दोनों की समस्या क्या होगी? पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो दोनों की जो समस्या है वो सेम नहीं हो सकती, क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी है, जैसे या अपने ये पूर्वोत्तर राज्य है वहाँ पे पानी की कमी नहीं होगी, वहाँ पे कुछ और कमी होगी। तो हर एक राज्य का जो प्लान है वो राज्य के हिसाब से बनना चाहिए, वहाँ की आवश्यकताओं, वहाँ की मतलब संसाधन को ध्यान में रखते हुए बनना चाहिए। तो हर एक राज्य का क्या है? अनुभव अलग अलग प्रकार का सामने आता है। तो ये जो धारणा थी हमारी नियोजन की कि पूरे देश के लिए एक ही प्लान, मतलब पूरे देश के लिए एक ही योजना, ये कॉन्सेप्ट ही गलत था। बेसिकली देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत था, क्योंकि भारत विविधताओं वाला देश है। हर एक राज्य की अपनी समस्याएं हैं, अपनी कमजोरियां हैं, अपनी ताकत है, तो उस हिसाब से उसके लिए योजना बननी चाहिए थी। ये पूरे देश के लिए एक ही योजना जो बनाते थे वो कॉन्सेप्ट ही क्या था? रॉन्ग कॉन्सेप्ट था। ये बात इन्होंने कही। आज भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को प्रतिस्पर्धी तौर पर स्थापित नहीं कर सकता। मतलब आज जब अंतर्निर्भर वैश्विक परिदृश्य में भारत को एक वर्ल्ड इकोनॉमी में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने के लिए ये मॉडल है क्या है? फिट नहीं बैठ रहा था। तो बदलती परिस्थितियों में ये परिवर्तन आवश्यक हो गया था। कहने का तात्पर्य ये है कि योजना आयोग है, उसकी जगह नीति आयोग क्यों बनाया गया? तो ये सारे रीजन इसके पीछे रखे गए। अब जो नीति आयोग बना है, नीति आयोग में क्या होता है? नीति आयोग में जैसे नीति आयोग बनाया तो लगभग चीजें तो वैसी है, थोड़ा सा फर्क है बस। योजना आयोग जैसा ही है। इसका भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होगा। अध्यक्ष इसका भी पीएम है और योजना आयोग का भी पीएम था। उसका भी एक उपाध्यक्ष होता है, वो कोई विद्वान होता है या विशेषज्ञ होता है। योजना आयोग का भी कोई विशेषज्ञ हुआ करता था, है ना। अब इसमें फर्क यहाँ है कि इसके सदस्य जो है ना, वहाँ पे सदस्य सरकार द्वारा कुछ कैबिनेट मंत्री वगैरह या कोई आर्थिक विशेषज्ञ वगैरह, जानकार स्पेशलिस्ट वगैरह वो होते थे। यहाँ पे सदस्यों में फर्क आ गया। सदस्यों में क्या है? राज्यों के सीएम को शामिल कर लिया गया है। सदस्यों में क्या है? राज्यों के जो मुख्यमंत्री है उनको शामिल कर लिया गया है। ये फर्क आ रहा है बस। राज्यों के मुख्यमंत्री को यहाँ पे मुख्यमंत्री जो है उनको शामिल कर लिया गया है। यूटी वगैरह है वहाँ के राज्यपाल या वहाँ के प्रशासक वगैरह को शामिल कर लिया गया है। तो ये फर्क है बेसिकली, सदस्य का मामले में थोड़ा सा फर्क है।
अब इसमें दो इसके हब रूप से इसके दो हब बनाए गए हैं। एक तो टीम इंडिया हब नीति आयोग के, ये क्या करता है, राज्य और केंद्र के बीच इंटरफेस का काम करेगा। मतलब सेंटर स्टेट के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में क्या करेगा, ये योजक का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा। दूसरा क्या है, ज्ञान और नवोन्मेष हब, अर्थात नॉलेज और इनोवेशन जो होता है उसके बारे में। तो ये नीति आयोग के थिंक टैंक की बात ही कार्य करेगा। ये नीति आयोग को क्या करेगा, विचार देगा, मतलब उसको विचार रखेगा नीति आयोग के सामने, अलग अलग प्रकार के विचार रखेगा, थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। नीति आयोग ने 3 दस्तावेज जारी किए हैं, 3 दस्तावेज जारी किए हैं, जिसमें एक तो है 3 ईयर एक्शन प्लान है, एक 7 साल का मध्यम अवधि की रणनीति का दस्तावेज है, और एक 15 वर्षीय लक्ष्य दस्तावेज है कि अपन को 3 साल में क्या कार्य करना है। एक वो एक्शन प्लान है, फिर एक मिड टर्म का 7 वर्ष का प्लान है, वो स्ट्रेटेजी है कि किस प्रकार आगे बढ़ना है अर्थव्यवस्था को लेकर के, और एक 15 साल के कुछ लक्ष्य तय किए गए हैं कि ये हमारे टारगेट है जिनको हम 15 साल में प्राप्त करने वाले हैं। अब नीति आयोग के उद्देश्य क्या रखे हैं, तो उद्देश्य की बात करें तो ये सेम चीज़ है, वो ये कि मजबूत राज्य ही एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। तो संघीय सहभागिता इसका महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है। संघीय सहभागिता की भावना को बढ़ाने के लिए राज्यों के निरंतर संरचित समर्थन तंत्र के माध्यम से सहयोग प्राप्त करना, मतलब आर्थिक विकास में, आर्थिक विकास जो है उसमें क्या करना, राज्यों का समर्थन प्राप्त करना। मतलब ये राज्यों के समर्थन से आगे बढ़ना, राज्यों को मतलब सहभागिता, संघीय सहभागिता, मतलब राज्यों के साथ में राज्यों के सहयोग से आगे बढ़ना, राज्यों के सहयोग और साथ से विकास के पथ पर आगे बढ़ना। ग्रामीण स्तर पे विश्व स्तरीय योजना बनाने के लिए तंत्र विकसित करना। अब तक योजना आयोग में क्या होता था कि योजना ऊपर से बन करके आती थी, प्लान क्या है ऊपर से बन करके आता था, प्लान ऊपर बन जाता था, यहाँ पे इस टाइप से केंद्र के स्तर पे प्लान बन जाता था। राज्य क्या करते थे, राज्य प्लान को लागू करते थे, राज्य क्या करते थे, लागू करते थे राज्य। तो राज्यों की मतलब प्लान निर्माण में अर्थात योजना निर्माण में भूमिका नहीं होती थी, ये लागू करने का ही काम करते थे। प्लान के निर्माण में राज्यों से कोई मतलब सलाह नहीं ली जाती थी। निर्माण में क्या है, स्टेट की कोई भी भूमिका नहीं थी। अब क्या है, अब चेंज हो गई चीज़ें। अब प्लान बनता है कहाँ पे, निचले स्तर से जाकर के, यहाँ से प्लान बन करके ऊपर जाएगा, तो ये सब शामिल हो जाएंगे, जैसे पंचायतें वगैरह है, फिर राज्य है ना, फिर केंद्र है। तो अब योजना बनेगी ना, तो योजना में सारे के सारे, अब प्लान बनेगा तो उनमें सबका सहयोग होगा। अब प्लान में क्या होगा, सबका सहयोग होगा। तो इस प्रकार ग्रामीण स्तर पे विश्वसनीय योजनाएं बनाने के लिए सिस्टम तंत्र विकसित करना, सरकार के उच्च स्तरों तक इसे उत्तरोत्तर विकसित करना। मतलब जो निचले स्तर पे जो जैसे ग्राम पंचायतें वगैरह है, उनको भी क्या है, प्लानिंग में शामिल करना इसका उद्देश्य है। राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में आर्थिक रणनीति और नीतियां को शामिल करना, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा है, नेशनल डिफेंस जो है उसको मजबूत करने के लिए ये विचार देगा। तो क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के बिना कोई भी राष्ट्र विकास का कार्यक्रम भी, राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरी है, राष्ट्रीय सुरक्षा अनिवार्य है, उसके बिना कोई भी विकास कार्यक्रम है वो अपनी जो प्रतिपूर्ति है वो कर नहीं पाएगा। समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति से मतलब लाभान्वित नहीं हुए। इसका मतलब क्या हुआ, जो वर्ग का मतलब क्या हुआ, वंचित जो भी रह गए हैं, पीछे छूट गए हैं, वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान देना। वंचित वर्गों पर क्या देना, विशेष ध्यान देना, क्योंकि समाज के किसी एक हिस्से को पीछे छोड़ करके समाज का विकास है नहीं किया जा सकता। प्रमुख हितधारकों
हितधारकों का मतलब जो जिनका उसमें मतलब एक तरह से रोल है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक जैसे शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करना। नीति आयोग क्या करेगा, वैश्विक स्तर पे जितने भी थिंक टैंक के रूप में अच्छे विचार जहाँ से भी मिल सकते हैं उनके साथ में इंटरेक्ट करके उनको अपनाने का कार्य भी करेगा। जितने भी प्लानिंग में जैसे थिंक टैंक मतलब एक तरह से प्रमुख हितधारक जैसे पंचायतें हैं तो वो हितधारक होगी, है ना, राज्य सरकारें हितधारक होगी, पंचायतें राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, ये सारे क्या है, हितधारक है। फिर लोग हैं, क्योंकि लोगों के लिए तो बन रही है ना, लोगों के लिए योजना बन रही है, तो ये सारे के सारे क्या है, हितधारक के रूप में है। इनका इंटरेस्ट है इनमें, इनका कोई न कोई रोल है, इसमें पार्टिसिपेशन है, तो उनसे भी पूछा जाए। जब प्लान बने तो लोगों से भी सुझाव लिए जाए, पंचायतों से सुझाव लिए जाए, राज्य सरकार से सुझाव लिए जाए, केंद्र सरकार भी अपने सुझाव दे और फिर प्लान बने और वो फिर लागू हो, तो वो क्या होगा, ज़्यादा सफल रहने के चांसेज बढ़ जाएंगे। सबकी भागीदारी को मतलब उसमें शामिल करना, एक तरह से ये बात इनके द्वारा की गई। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ चिकित्सक या जो भागीदार होते हैं उनके सहयोग से ज्ञान, नवाचार मतलब एक तरह से इनोवेशन और उद्यमशीलता एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है उसकी सहायता प्रणाली बनाना। मतलब जो नवीन जो चीज़ें हैं, नवीन जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके अनुरूप नवीन परिवर्तनों को अपनाना, ये कार्य भी नीति आयोग। विकास का जो एजेंडा है उसके क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों का समाधान हेतु एक मंच के रूप में कार्य करना। मतलब कोई राज्य और स्टेट के मतलब अलग अलग राज्यों के बीच में कोई मतलब डिस्प्यूट है उसको भी मेटना, उस टाइप से बात करना, है ना। तो विकास का, डेवलपमेंट का जो एजेंडा है उसके क्रियान्वयन में आने वाली कोई भी किसी भी प्रकार की कोई बाधा है उसका समाधान करना। किसी भी प्रकार की कोई विकास से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की कोई बाधा या मतलब आती है तो उसका क्या करना पड़ेगा, उसका समाधान करना का कार्य इसके द्वारा किया जाएगा, उसका समाधान किया जाए। राज्यों को कला संसाधन केंद्र के रूप में स्थापित करने, शासन पर शोध का केंद्र बनाने, सतत और न्याय संगत विकास के सर्वोत्तम तरीके अपनाने और विभिन्न हितधारकों तक उनकी पहुंच को सुनिश्चित करना। विकास किस प्रकार का होना चाहिए, सतत होना चाहिए और न्याय संगत होना चाहिए, अर्थात विकास का लाभ सभी वर्गों तक मिलना चाहिए, सभी लोगों को मिलना चाहिए। साथ ही साथ विकास आज की पीढ़ी के साथ ही साथ आने वाली जो भविष्य की जो आने वाली पीढ़ी है, नेक्स्ट जनरेशन है, उसके लिए भी बना रहे, उसके लिए भी संसाधन बने रहे, ऐसा होना चाहिए, ये बात कही गई है। अब अपन थोड़ा सा जानते हैं कि नीति आयोग और योजना आयोग में प्रमुख अंतर क्या था। भाई जब यही काम योजना बना करके इसको लागू करना है तो दोनों में अंतर क्या था, क्यों ये अलग बनाया गया, तो ये थोड़ा सा जानते हैं ताकि अपना कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। पहला देखिए, नीति आयोग ये क्या करेगा, एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग क्या करेगा, थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा, सलाहकार एडवाइस देगा सरकार को सिर्फ, है ना। और ये क्या कर रहा था, योजना आयोग क्या कर रहा था, एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य कर रहा था, जबकि वो खुद संवैधानिक उसको दर्जा ही नहीं था। अपन ने जाना था ना कि संविधान में तो कहीं योजना आयोग और नीति आयोग दोनों का ही उल्लेख नहीं है। नीति आयोग केवल सलाह देने का कार्य कर रहा है सरकार को, वो प्लानिंग का काम नहीं कर रहा है, वो प्लान नहीं बना रहा है, वो केवल थिंक टैंक के रूप में विचार सामने रख रहा है। लेकिन योजना आयोग क्या कर रहा था, योजना आयोग तो एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में कार्य करना स्टार्ट कर दिया था उसने, और वो उसको दर्जा प्राप्त ही नहीं था क्योंकि उसका गठन ही एक कैबिनेट के प्रस्ताव के माध्यम से हुआ था। अब दूसरा अंतर क्या है, दूसरा है ये सदस्यों की व्यापक विशेषताओं पर विशेषज्ञता पर बल देता है। इसमें जो सदस्य वगैरह है उनमें व्यापक विशेषज्ञता, ये सीमित विशेषज्ञता पर निर्भर था क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग शामिल ही नहीं थे। इसमें तो राज्यों के सीएम भी शामिल है ना, इसमें तो सीएम भी शामिल है, तो सीएम शामिल है, इस वजह से ये व्यापक हो जाता है, ये थोड़ा सीमित था। ये सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता है, भावना पर आधारित है। क्यों ये किस प्रकार की, राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल है,
इसमें क्या है, राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल है, इसलिए राज्यों की सहभागिता भी इसमें है और राज्यों की भागीदारी इसमें बहुत ही कम होती थी, केवल एक बैठकों में बुलाया जाता था फॉर्मेलिटी के रूप में। फिर इसमें बॉटम अप अप्रोच पर कार्य करता है, मतलब नीति आयोग क्या करेगा, नीति आयोग में योजना कैसे बनेगी, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, योजना नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, बॉटम मतलब यहाँ से लेकर के इस टाइप से ऊपर तक जाएगी, बॉटम अप अप्रोच पे कार्य करता है और ये टॉप डाउन अप्रोच पे कार्य कर रहा था। यहाँ पे क्या होता था, योजना ऊपर बन जाती थी, फिर उसको लागू करने के लिए राज्यों को सौंप दिया जाता था। तो यहाँ पे टॉप डाउन, ऊपर से योजना बनती थी, नीचे फिर लागू करने का कार्य किया जाता था। अब यहाँ पे जस्ट ये उल्टा है। अब नीति आयोग के अध्यक्ष वगैरह उपाध्यक्ष वगैरह अपन ने जाना था, तो नीति आयोग के पहले जो उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष तो कौन होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष पीएम होता है, जैसे योजना आयोग का होता था वैसे ही। अध्यक्ष तो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। पीएम होता है। पहले उपाध्यक्ष कौन थे, अर्थात 2015 मतलब 15 में जब बना था तो अरविंद पनगड़िया थे। अरविंद पनगड़िया आर्थिक विशेषज्ञ थे। वर्तमान में डॉक्टर सुमन बेरी, ये लेटेस्ट है, वर्तमान में कौन है, सुमन बेरी। और उपाध्यक्ष, इसके उपाध्यक्ष है और अमिताभ कांत है, इसके सीईओ है, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, जो इसका डेली दिन का जो काम होता है वो देखते हैं। ये सीईओ के रूप में है। अध्यक्ष कौन है, पीएम है, नरेंद्र मोदी है इसके अध्यक्ष। और उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है, डॉक्टर सुमन बेरी है। अभी तक राजीव कुमार थे, जो फिक्की के पहले चेयरमैन हुआ करते थे, उनकी जगह अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो सुमन बेरी को बनाया गया उपाध्यक्ष इसके। और अमिताभ कांत है, वो इसके सीईओ है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। तो ये अपन ने नीति आयोग के बारे में। अब नीति आयोग है वो थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग मुख्यतः थिंक टैंक के रूप में ही कार्य करता है, अर्थात ये केवल सलाहकारी, किस प्रकार का, सलाहकारी भूमिका निभाता है। और इसका गठन भी एक कैबिनेट के प्रस्ताव के माध्यम से हुआ है, जैसा कि योजना आयोग का हुआ था। तो ये भी किस प्रकार की संस्था है, नीति आयोग भी किस प्रकार की संस्था है, एक संवैधानिक या गैर संवैधानिक बस डिफरेंस ये है कि इसमें राज्यों के सीएम को भी शामिल कर लिया गया है, इसलिए थोड़ा सा ये क्या है, संघीय भावना से ओतप्रोत हो जाता है। तो ये आज की क्लास में अपन ने भारत में नियोजन के बारे में जाना था, जो 1950 में मतलब देश आज़ाद के बाद में स्टार्ट हुआ था। इवन अपन ने उसकी पृष्ठभूमि में जो जो योजनाएं वगैरह बनी थी, ये और बात है कि उस दौरान की सरकार ने उसको लागू नहीं किया था, लेकिन अपन ने वो भी जाना कि कौन कौन से प्लान है वो उस दौरान बन करके सामने आए थे और उनमें क्या क्या था, मेन बातें जानी। उसके बाद में अपन ने 1 से लेकर के 12 तक पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जाना। और उसके बाद में 2017 के बाद में जो अभी गवर्नमेंट है, इसने क्या किया कि योजना आयोग था उसको समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया है। और उस नीति आयोग के क्या कार्य कर रहा है, किस प्रकार वो कार्य कर रहा है, उस उद्देश्य क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, वो चीज़ भी आज की क्लास में अपन ने जानी। तो भारत में नियोजन अर्थात इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, इसके बारे में आज अपन ने डिटेल में पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।